हेलो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रीजनिंग मेंटर अजय सर। गाइस आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी गाइस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आप सभी का श्री कृष्णा IAS पे स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो चलो गाइस, टॉपिक आपका चल रहा था दैट वाज यू कैन से सीरीज। तो गाइस सीरीज का जो टॉपिक चल रहा था, सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो दैट वाज यू कैन से नंबर सीरीज गाइस, ठीक है। तो गाइस नंबर सीरीज को चूंकि लास्ट टाइम सेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया था, सो आप लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे हल्का सा थोड़ा सा गाइस एडजस्ट कर लिया करो, थोड़ा बहुत कभी कभी सेशन लेंदी हो जाता है। वैसे नॉर्मली आपकी क्लास जो होगी 1 घंटे की होगी, 55 मिनट्स की होगी, 60 मिनट्स की होगी। कभी कभी गाइस सवा घंटे या 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो जाती है, ठीक है। खैर इससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मेन मैटर इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो विदाउट स्किपिंग इवन सिंगल सेकंड आपको पूरा प्रॉपर वीडियो देखना है गाइस। एक बार देख लो, रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, बड़े आराम से आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। बस सारे टॉपिक को एक बार दिल से पढ़ लो, ठीक है। और कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से अगर चाहते हो तो कायनात भी आपको मिलाने में लग जाती है, ठीक है। किसी मूवी का डायलॉग आई थिंक, ठीक है। तो बिल्कुल सच्चाई भी गाइस रियल लाइफ में भी सच है कि अगर आप सच्चे दिल से करो तो आपका काम जरूर होगा। हाँ गाइज ये करेक्शन है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था बट देयर वाज ए मिस्टेक समथिंग, और जल्दी में आई थिंक लेक्चर लास्ट हो रहा था, एंड हो रहा था, तो मैंने भी नोटिस नहीं किया, उसके लिए पहले सिंसियर अपोलॉजी। और ये क्वेश्चन गाइज कुछ यूँ था, थोड़ा सा करेक्शन इन द सेंस सोल्यूशन में करेक्शन है। 6 2 6 30 2 10 एंड आगे गाइज x दे रखा है, और लास्ट टाइम आपको दिया 3 0 0 एंड 3 0 गाइज, ठीक है। आगे जो भी है इसको छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं, हमें फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ x क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइस क्यों है, सीसेट का क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो ट्रिक जरूर इसमें होगी। देयर मस्ट बी समथिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। ये लग रहा है आंखों का धोखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी कभी गाइस ऐसा आता कि कोई टर्म मिडिल में आता, कहीं बीच में अगर कोई टर्म आता है, जैसे इसके बाद अगर ये x यहाँ पे होता तो गाइज वहाँ कंफर्म होता। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे लास्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नंबर होता है लास्ट में गाइज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिडिल में दे रखा है। देखो अब तक आपने क्या देखा था, 1 3 5 7 9, अगला टर्म बताइए क्या होगा। आपने सभी क्वेश्चन में आपने ऑलमोस्ट यही देखा होगा कि लास्ट वाले टर्म को मिसिंग किया होगा, बाकी सबको कंटिन्यू किया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेज, प्रीवियस आपको लॉजिक के बिहाफ पे आप क्या करते हो, आगे मूव ऑन कर जाते हो। सर यहाँ पे 1 + 2 + 2 + 2 + 2, सो 9 + 2 = 11, दैट वाज ओके फाइन। लेकिन गाइज जब भी मिडिल में कभी टर्म आता है तो हम उसके आगे और पीछे बोथ साइड चेक करते हैं, ठीक है, कि जिस लॉजिक के तहत हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आगे मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है। देखो जरा ध्यान से चेक करो भाई, 2 × 3 कितना हुआ, 6, वेरी गुड। 6 × 5 गाइज कितना हो गया, 30। 30 × 7 गाइज कितना हो गया बताओ आपका, वेरी गुड, 210। अब ये लॉजिक माइंड में चला, × 3 × 5 × 7 गाइज, अगला × 9 होना चाहिए, बिकॉज दो के गैपिंग के भी यहाँ पे 3 + 2 + 2 + 2 यानी मल्टीप्लिकेशन के नंबर के दो की गैपिंग हो रही है, ये हम सोच रहे थे। तो अगर आप गाइज 210 × 9 करोगे दैट विल बी व्हाट, यू कैन से 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 गाइज, 1890 आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। यही तो है आपकी आंखों का धोखा, ये गलत जवाब है। अब पूछो कैसे, उसके लिए गाइज मैंने क्या कहा, जब भी मिडिल टर्म हो तो उसके बाद आगे क्रॉस चेक कर लो क्या इस लॉजिक के तहत अगला टर्म आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे × 11 करूँ, देखो क्या 30 आ रहा है आपका, चेक करो भाई। 1890 x की वैल्यू थी, अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, यू विल गेट व्हाट बताओ गाइज। आपको मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 20 आप करके देख लेना, 2790 आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो क्या 2790 आपका आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा भाई, देख लो चाहे 11 0 11 19 कैरी 9, चेक कर लो 11, अच्छा ठीक है कंफर्म। तो आपका आंसर गाइस 30030 नहीं आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब x की वैल्यू जो 1890 क्या है आपकी रॉन्ग है, गलत जवाब है। सही क्या होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और लॉजिक गाइज बन सकता है। ये जो 3 5 7 है, दीज आर आल्सो द प्राइम नंबर, सो लॉजिक मस्ट बी डिफरेंट। लॉजिक कुछ आपका ऐसा चलेगा, देखो कैसे, ये नंबर आपके 2, ये 6 है, ये आपका 30 है, देन 210, देन आपका वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये आपका 30030 आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। तो गाइज ये तो ठीक था, फ्लो में अच्छा था। 2 × 3, ये आपका × 3 सॉरी माय मिस्टेक, × 5 आपका है, ये × 5 आपका हो चुका, ये आपका × 7 हो चुका। अब गाइज ध्यान दो, 3 5 7 के बाद अब यहाँ पे लॉजिक क्या चलेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, किसका, प्राइम नंबर्स। और आप सब जानते हो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ ओनली।
प्राइम नंबर से एक ऐसी नंबर होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वही नंबर होती है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होती। तो दीज आर आल्सो प्राइम नंबर्स। सो 3, 5, 7, 7 के बाद गाइज जो 9 होता है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। दैट्स वाई लॉजिक यहाँ पे गलत हो गया इस 9 की वजह से। मतलब अगला जो प्राइम नंबर होगा कंटिन्यूएशन में 7 के जस्ट बाद आपका आता है प्राइम नंबर, दैट इज 11। तो गाइज इट विल बी 210 will be multiplied by what? 11. So you will get what? बताइए गाइज, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 21 से कम 21, ये आपका आंसर बताओ कितना हो गया, या कैरी 2 हो गया, 21 से कम 21, 22, 23, 2310 गाइज, ठीक है। 2310 आपका आगे x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और चाहो तो आगे क्रॉस चेक कर लो, आपको भरोसा ना हो तो, अगर चाहो तो हाँ भरोसा क्या, क्रॉस चेक कर ही लो। 11 के बाद गाइज प्राइम नंबर 13 आता है। अगर मैं 2310 में 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको गाइज मिलेगा एग्जैक्टली 30030, जो कि आपके सामने लास्ट टर्म दे रखा है। इट मीन्स गाइज सोच लो कितना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब आंखों का धोखा था। और मैं गारंटी लेता हूं इसमें कम से कम 90% कैंडिडेट्स ने गलत किया होगा। हवा में उड़ के चले आओगे सर मैं तो सही करके आया, कैसे सही किया बताओ जरा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगला टर्म सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो इसको, ठीक है। और अच्छे लोग धोखा खा गए होंगे, आप भी खा गए होंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम लेक्चर में जल्दबाजी में था, हो सकता है कि सेशन में गाइस मिस्टेक हो जाती है। चलो खैर, ये आपका डन था। तो दैट इज द आंसर 2310 गाइस, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ये। इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, सो बी केयरफुल, ठीक है। सी सेट के क्वेश्चन गाइस इजी बट ट्रिकी होते, मैंने पहले ही कहा था। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये दे रखा भाई, मिसिंग नंबर आपको बताना है 16, 23, 40, 50, 61। तो बताओ गाइज यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है। आपको मैं दे रहा हूँ 5 सेकंड का टाइम, जरा आप लोग ट्राई करो फिर देखो कैसे आपका सॉल्व होता है। डन। तो गाइज आप सबने क्वेश्चन तो ट्राई कर लिया होगा, तो कुछ आइडिया आपको लगा। आप लोग जब भी हम आपको कहते हैं क्वेश्चन ट्राई करो, आपके पास 5 सेकंड का या 10 सेकंड का टाइम है गाइज, तो उस बीच में आपको वाकई एक बात और है, जब भी आप लोग रीजनिंग की क्लास लेने बैठे हैं या मैथमेटिक्स क्लास लेने बैठते हैं गाइज, या कोई भी लेक्चर आप लेने अटेंड करने बैठते हो, सो कम से कम आपके हाथ में पेन और कॉपी अवश्य होना चाहिए गाइज, ठीक है, जरूर होना चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिना पेन कॉपी गाइज पढ़ाई कैसी होती है, पढ़ाई हो नहीं सकती है। पेन कॉपी आपके पास होना ही चाहिए, ताकि टाइम से टाइम, और ये बातें एक आईएएस के स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन कर रहा हो उसको ये बताना नहीं पड़ेगा कि आपको कैसे करना चाहिए तैयारी गाइज, ठीक है। तो पेन कॉपी आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, नोट डाउन करना चाहिए। तो गाइज टर्म बताइए क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो कि सीजीपीएससी गाइज छत्तीसगढ़ पीएससी में आपका क्वेश्चन ही पूछा गया था 2014 में, ठीक है। लेटेस्ट सी, तो मैंने कहा भी था सी सेट के अलावा मैं अदर भी गवर्नमेंट के एग्जाम जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको भी मैं कवर कराऊंगा। जैसे आपका यूपी पीएससी होता है, आपका जो है सीजीपीएससी आपका हो गया, अदर गुजरात के जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उनको भी पैरेलली मैं साथ के साथ भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सी सेट के बाद थोड़ा सा इस पर भी जस्ट हैव ए लुक। तो 16, 23 गाइज ये मिसिंग टर्म आपका है, देन 40 एंड देन 50, अगेन 61 गाइज। चलो देखो भाई डिफरेंस दिया, देखो बताओ कितना है। 16 और 23 का डिफरेंस गाइज कितना है, इट्स 7। 16 प्लस 7 आपका कितना होता है पता, 23 होता है, ठीक है। आगे कुछ नहीं मिला, आगे क्रॉस चेक करो। 40, 10, 50 गाइज, 50 और प्लस 11, लॉजिक कंफर्म हो रहा हो गाइज। +10, +7, +8, +9, +10 सब दिख रहे हो गाइज। तो गाइज यहाँ पे जब +7 है तो एग्जैक्टली इट विल बी आई थिंक +8 होना चाहिए। जरा क्रॉस कर चेक करके देखते हैं। तो गाइज 23 + 8 कितना होता है, 23, 7, 30 और 1, 31, 31 आपका आ चुका। लेकिन मैंने कहा ना विदाउट क्रॉस चेकिंग अगले टर्म को आप वेरीफाई नहीं करोगे। तो 31 में अगर मैं गाइज +9 करता हूँ लॉजिकली, तो 31 + 9 40 होता, मतलब लॉजिक कंफर्म है कि +7, +8, +9, +7, +11, +12, +13, मतलब 7 से स्टार्ट होकर कंटिन्यू गाइज आपके नंबर्स की और इंक्रीज होती जा रही है एडिशन की। सो हियर इट्स कंफर्म 31 विल बी राइट आंसर हियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट गाइज क्लियर हो रहा होगा। नाउ दिस वाज द पार्ट 1 टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो टू फाइंड आउट रॉन्ग टर्म, अभी जस्ट आने वाला गाइज। इसके जस्ट बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। मैंने पहले ही टैग कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिया गाइज, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, तो आप लोग ट्राई करोगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें साफ साफ ये कॉन्सेप्ट भी लिखा है कि डबल डिफरेंस गाइज, ठीक है। ट्राई करना, आप एक बार फिर ट्राई करना। फिर भी आपको बता रहा हूं मैं, डबल डिफरेंस का मतलब क्या था गाइज, 2 बार डिफरेंस लेना। ये कॉन्सेप्ट छोटा सा है, जरा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2, it's 10, 30, देन आपका गाइज 68 हो गया,
देन 130 हो गया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म व्हाट इट विल बी। देखते हैं गाइस डिफरेंस जरा लोग देखो कितना होता है। मैंने कहा ना गाइस डिफरेंस से आपका बेसिक काम आपका हो चुका होता है, ठीक है। डिफरेंस से मैक्सिमम आपका सीरीज जो है नंबर सीरीज सॉल्व नहीं करते, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्व हो जाते हैं। अगर डिफरेंस लो गाइस 10 में से दोगे 8 का डिफरेंस है, हियर इट विल बी 20 का डिफरेंस है, हियर बताओ कितना होगा गाइस, इट विल बी 8 और ये आपका 38 का डिफरेंस है, वेरी गुड। यहाँ बताओ 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया 12 में से 6 62, वेरी गुड। गाइज आगे क्या होगा हमको नहीं पता। अगर मैं 8 और 20 को देखो तो गाइज बताओ डिफरेंस कितने का रहा, कुछ लॉजिक बन रहा है, नहीं बन पा रहा। एक बार और डिफरेंस लो, डिफरेंस कैसे, लास्ट से फर्स्ट को, 20 में से 8 गया 12 12, 38 माइनस 20 कितना होता है गाइज 18 होता है। यहाँ बताओ कितना, 12 में से 8 गया 4 और ये 5 में से 3 गया 2 24। गाइज लॉजिक क्लियर होता नजर आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि मतलब अब डबल डिफरेंस, एक बार डिफरेंस लिया तो ये वाली लाइन आपको मिली और एक बार लिया डिफरेंस गाइज आपको ये वाली लाइन मिली। अब आप समझ चुके हो कि भाई लॉजिक बताओ यहाँ पे अब अप्लाई क्या हो रहा है, आप खुद को खुद आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं यहाँ करता हूँ गाइज 12 और 6 18, 18 6 24, तो गाइज कंफर्म डेटा हो गया कि गाइज +6 तो हियर इट विल बी व्हाट +6 आप करोगे तो गाइज 24 और 6 30 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसको जोड़ोगे, देखो जब 20 2 और 8 को जोड़ो 10 मिल रहा, 10 और 20 30 मिला, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करोगे आप 24 6 30, तो अब 62 और 30 जोड़ो, बताओ गाइज कितना आ रहा है, तो 62 + 30 यू विल गेट 92। अब अगेन 92 + 130 जोड़ो भाई, बताओ कितना आता है। तो अगर आप 132 और 90 जोड़ते तो गाइज ये मिल जाएगा आपको 2 और ये 2 और ये आपका 2, 9 3 12, कैरी आपका 1 हो गया, 1 1 2, गाइज 222 आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका कहलाता है गाइज का डबल डिफरेंस मेथड। ये कॉन्सेप्ट है, समझ लो कि गाइज कभी कभी क्या होता है आपका एक बार सिंगल डिफरेंस से काम नहीं चलता है, तो ये मैंने हिंट किया कि आपको डबल डिफरेंस लेना भी पड़ सकता है, ठीक है। सो इसके लिए आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहें। नाउ इसकी कोई डायरेक्ट अप्रोच गाइज हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इसके डायरेक्ट अप्रोच की बात करता हूं तो गाइज इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी बिल्कुल पॉसिबल है और ये हो सकती है। हाउ, जरा दिमाग लगाओ। इट्स 2 10 30 68 130 एंड गाइज आपसे पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे लॉजिक गाइज डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ तो आप ध्यान से जरा देखो चीज़ों को, क्या ये 2 किसी के क्यूब के आसपास या स्क्वायर के आसपास है क्या, बिल्कुल सर 1 के क्यूब के आसपास है। 10 बताओ गाइज 2 के क्यूब यानी 8 के आसपास दिख रहा है। तो अगर हम कहें गाइज इसको ऐसा करें कि 1 का क्यूब +1 इसको कर सकते हैं, वेरी गुड। नाउ इसको क्या हम 2 का क्यूब होता 8 और +2, वेरी गुड। इसको क्या हम कर सकते हैं कि 3 का क्यूब +3, गाइज लॉजिक कंफर्म है। और ये 4 का क्यूब, अब आप कंफर्म है गाड़ी आपकी लाइन पे आ चुकी है, 4 का क्यूब, सॉरी इट्स क्यूब नॉट स्क्वायर, +4, तो गाइज 4 का क्यूब 64 और 4 आपका 68 होता है। तो यू कैन से अगेन इट्स 5 क्यूब +5, सो यू कैन से दैट 5 क्यूब 125 +5 आप करोगे तो 130 यू विल गेट। सो लास्ट टर्म इट विल बी लॉजिकली व्हाट, तो आपका ऑब्वियस बात है 1 क्यूब 2 क्यूब। तो गाइस लॉजिक एग्जैक्टली बताओ लॉजिक क्या चला, अगर हम लॉजिक की बात करते तो हियर लॉजिक विल बी व्हाट, डायरेक्टली लॉजिक होगा x³ + x, यानी जिस नंबर का आपने क्यूब किया उसी को आपने जोड़ दिया और कंटिन्यूएशन में नंबर्स आ रही 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चल रहा सब कुछ। सो हियर इट विल बी 6³ + 6, गाइस ये हो जाएगा 6 का क्यूब, बताओ कितना होता है 36, 6 आपका होगा 216 हो गया। तो गाइस 216 6 का क्यूब प्लस आप 6 करोगे तो दैट विल बी व्हाट 16 और 6 आपका 222, आंसर आपका 222 यहाँ से भी आ चुका। तो आप डायरेक्टली भी इस चीज़ को आप टैकल कर सकते हो, यू कैन हिट द आंसर डायरेक्टली आल्सो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ 222। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहा होगा। तो गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट आपका सेक्शन अगर हम बात करते हैं तो ये तो था आपका कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस, ठीक है। तो लास्ट में कहते हैं कि लास्ट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ गुरु मंत्र देते हैं, तो ये गुरु मंत्र समझो आपके लिए था गाइस, ठीक है। ये आपके लिए जरूरी कहते हैं ना किसी भी सेशन की स्टार्टिंग और एंडिंग, अगर आप मूवी भी देखते हो तो गाइस स्टार्टिंग अगर आपने मिस कर दिया और लास्ट आपने मिस कर दिया तो आप उसके स्टार्टिंग और लास्ट के बिहाफ पे आपने अगर नहीं देखा तो आप कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को, चाहे वेदर इट्स मूवी, चाहे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो। अगर आपने कुछ ना कुछ लाइन मिस कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो गाइज ये था आपका टाइप नंबर 1, जो कि आपने देखा कि टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स, आपको कुछ टर्म्स दे रखे थे और एक टर्म गायब कर दिया, बोला भाई इसका आंसर क्या होगा आपको बताना था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉजिक्स एंड पैटर्न्स, जो आपको फाइंड आउट करना था कैसे, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू द टाइप नंबर 2 गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी गाइज क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है।
आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो आई विल हैव टू पुट दैट ऑल्सो। एक कॉमन इंस्ट्रक्शन सबके लिए गाइज यहाँ दे रखा है, मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा हूँ हर स्लाइड पे, इसलिए आपको एक ही बार दिखा दिया है कि आपको क्या करना है। फाइंड आउट रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। गाइज आपको क्या करना है, रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। इस सीरीज में कैसे करोगे बताओ भाई, लॉजिक तो वही अप्लाई होगा, लेकिन अब आपको बताना है इसमें गलती कहाँ पे है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ गाइज 1 और 3 का डिफरेंस 2, 1 + 2, ये आपका +2 हो गया, तो गाइज करते +2 वेरी गुड। तो गाइज 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। अच्छा जी, लेट अस चेक गाइज 7। अब ध्यान देना गाइज, जहां पे गलती होती है ना तो गलत के हिसाब से आगे टर्म्स मूव नहीं करेंगे, सो कीप इन माइंड। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर 6 + 2 8, तो सर 9 2 11, 11 2 13, तो सर 6 2 8, सर यहाँ भी गलती हो रही, उनके हिसाब से क्या होगा, तो भाई गलती तो यहाँ मिल रही है, 6 2 8 में भी गलती मिल रही थी, 9 भी। इसका अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे +2 6 को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मिस्टेक 6 में और 9 में दोनों में आ रही है। तो गाइज ध्यान रखना, जहां पे मिस्टेक नजर आई तो वहां पे जो आपके हिसाब से एग्जैक्ट टर्म आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, उसके उस एक्यूरेट टर्म के बिहाफ पे आगे के टर्म सारे सही होने चाहिए। 7 + 2 कितना होता है गाइज, 9 होता है, और 9 2 कितना होता है, 11 होता है, 11 2 गाइज 13 होता है। इसके मीन्स सारे के सारे पैटर्न्स आपके सबके सब टर्म्स ओके हैं एक्सेप्ट 6, क्योंकि गाइज यहाँ पे 6 की जगह 7 होना चाहिए, बिकॉज 5 + 2 7 होता है, 7 + 2 9 होता है, 9 + 2 11 होता है। इसका मतलब बताओ गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। तो गाइज 6 में आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आई होप आपको पहले अप्रोच पता चली होगी हमें करना क्या था। गाइज दोनों में मिसिंग टर्म में और रॉन्ग टर्म में बहुत छोटी सी एक की डिफरेंस है, छोटा है बट कहते हो कि बड़ा डिफरेंस को कहते हो, ठीक है, जिसको आपको नोटिस करना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है, छोटा क्वेश्चन है। तो आपने एक गाना सुना होगा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, आपको बोल रहा चिल्ला चिल्ला कि बेटा हमको छोटा मत समझना, खतरनाक क्वेश्चन है, जरा करके देखो। आई गारंटी यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करोगे, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ मौका 10 सेकंड का, जरा ट्राई करो, ठीक है, करो जरा करके दिखाओ। तो आप सबने क्वेश्चन गाइस सॉल्व कर लिया होगा, हमें लग रहा है ऐसा, क्योंकि 10 सेकंड आपके लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन है ही है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर 10 सेकंड ज़्यादा लगाते हो कहीं कहीं आप कह सकते हो क्वेश्चन भी आप पे कहते हो कि वो भी हंसता है कि वाह 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 क्या बात है, मतलब मुझ पे इतना टाइम लगा दिया तो बाकी सारे टॉपिक पे क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं आपका 1 2 4 8। मैंने कहा था गाइज मेरा मजाक मेरा जो लहजा थोड़ा सा होगा मजाकिया होगा, मैं थोड़ा मजाक में ही चीज़ों को लेके चलूंगा। और हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट गाइज मजाक में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट उसके पीछे सीरियसली होगा, उसके पीछे देयर मस्ट बी सम लॉजिक, ठीक है। तो गाइज हंसते हंसते चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 1 2 4 8, 1 2 4 8 11 16 22। जरा करके देखिए गाइस। तो यहाँ क्या करोगे, कुछ लोगों का दिमाग यहाँ चलेगा मल्टीप्लिकेशन वाला, वेरी गुड। 1 × 2 2, 2 × 2 4, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा यहाँ पे गाइस 16, जो कि नहीं आ रहा है। तो आपने आंसर क्या टिक कर दिया, सर 11 इज द राइट आंसर ही। और आपको लगता है कि सर 11 आंसर है, बहुत बढ़िया। यही तो आपको क्या है, एग्जामिनर ने साफ साफ कहते हैं ना आंखों में आंखें डाल के धोखा देना जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने आपको धोखा दिया और आपने 11 लगा के गाइस वही सेम क्वेश्चन जैसे पिछला वाला आपने क्वेश्चन किया था अभी टाइप नंबर 1 में, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। ये आंखों का धोखा है। मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा तो ये भी कहीं मिडिल में आ रहा है, तो आपने उस कहते ना कि अगर आप किसी पे आरोप लगाते गलती करते हो कि आप गलत हो, तो उससे पहले प्रूफ तो करो आप, क्या पता आगे के लोग भी गलत हो। अगर इसके बिहाफ पे चलता तो 8 2 जा 16 कहा, हाँ सर यहाँ पे 16 नहीं गलत है, तो सही आपके साथ 16 आ रहा था गाइज, आगे का टर्म इसके बिहाफ पे सही होने चाहिए। 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, क्या यहाँ 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे 64 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 16 दूना 32, 32 64, गाइज आगे के सारे टर्म गलत हो रहे हैं। तो अब तो मैं कहूँगा सर 16 भी गलत है, यहाँ पे है 22 भी गलत है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन कैसे हो सकता है भाई, दो ऑप्शन यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि नन ऑफ दीज या कुछ बोथ का ऑप्शन है भी नहीं, और 2 ऑप्शन इसमें कहीं सीरीज में हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा गलत कहीं एक ही जगह होगा। इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ये लॉजिक गलत हो गया इंटू 2 वाला। मैंने कहा ना कि आपको आगे पीछे बोथ साइड चेक करना पड़ता है, खास तौर से रॉन्ग टर्म के केस में। मतलब 60 मेरा आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक लॉजिक और भी तो बन रहा है, 1 + 1 2, डिफरेंस लो, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बताओ गाइज कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। यहाँ अगर देखोगे तो गाइज यहाँ पे अब ध्यान दो, +2 अगर यहाँ करता हूँ तो गाइज ये +3, तो +3 करोगे तो 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। और 7 और 3 बताओ गाइज कितना होता है, 10 होता है।
और 10 3 बताओ गाइस कितना, +3 तो 7 और 4, तो +1 +2 +3 तो ये +4। अब 7 के हिसाब से +4 क्योंकि एक्यूरेट के हिसाब से होगा, तो 7 4 11 और 11 5 कितना होता है गाइस 16 होता है, और 16 6 कितना होता है 22 होता है। अगला टर्म आपका 22 + 7 कितना होगा 29 होगा। ठीक है, इट मीन्स बताओ हमने मिस्टेक कहाँ की है, यहाँ पे मिस्टेक है, टर्म जो 8 है ये 8 में गलती गाइस ये, क्योंकि इसके बाद के सभी टर्म्स इस लॉजिक के तहत सही आ रहे हैं। ठीक है, मतलब लॉजिक क्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 चल रहा था, तो एक्यूरेट टर्म देखो गाइस हमारा कंसर्न क्या है, हमें यहाँ पे ये नहीं पता करना कि उस गलत की जगह क्या आएगा, हमें गलती सुधारना नहीं है, हमें बस बताना कि भाई आप गलत हो, गलती बताना कि कहाँ पे है। तो गलती हमने कहा ना, गलती बताने से पहले आपको क्या करना, वेरीफाई करना पड़ेगा कि गलत आप हो सर, प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले वाले लॉजिक से देखो गलत यहाँ नहीं था, क्योंकि बाकी सारे टर्म भी आगे गलत हो रहे थे, इसका मतलब 11 का यहाँ पे दोष नहीं था, आपने जो गलती की थी। तो यहाँ पे 8 की जगह 7 होगा। लॉजिक है +1 +2 +3 +4 +5 +6। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा गाइस। इसका आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे, तो मिस्टेक कहाँ पे, मिस्टेक इन क्या है 8 में गलती है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका गलत जवाब है। सॉरी गलत, आपका गलत यहाँ पे टर्म है, आंसर मेरा सही है, क्योंकि मुझे झूठे को निकालना है, जो झूठा है जो गलत है मैं उसको साबित करना है, यही तो है मिसिंग टर्म, सॉरी रॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आपको रॉन्ग टर्म में हमें ये दिखाना है कौन झूठा है कौन गलत है, उस गलत वाले को आपको आंसर की तरह टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, देखें अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट ही सिलेक्ट किए हैं और अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, 2 3 6 18 109 1944। इसमें बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। लेट अस सी गाइस, देखते कितने लोग जवाब इसका दे पाते हैं। तो चेक करो भाई, 2 3 6, अगर यहाँ मैं करता हूँ गाइस 2 × 3, अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला टर्म मिल रहा है 6 मिल रहा है। अगर 3 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो गाइस अगला टर्म 3 6 या 18 मिल रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर एक टर्म प्रीवियस 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 3 जा 6, 3 6 जा 18। तो गाइज अगला वाला लॉजिक है, क्या कहेगा कि 18 × 6 18 × 6 108 होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए 108 होना चाहिए, तो 108। लेकिन अभी हम गलत नहीं कहेंगे, बिकॉज अगले टर्म को चेक करो, अगर हम 108 में मल्टीप्लाई करते हैं 18 का तो क्या आपको 1944 मिलता है गाइज, जरा क्रॉस चेक करो। अगर हम 18 में 108 का मल्टीप्लाई करें तो गाइज एग्जैक्टली यू विल गेट व्हाट, एग्जैक्टली आपको 1944 ही मिलेगा। तो आंसर बताओ क्या होगा, यहाँ पे गलती किस में है, आंसर यहाँ पे मिस्टेक गाइज 109 में, यहाँ पे 108 होना चाहिए। तो मैंने कहा ना आपका कंसर्न क्या है, आपका कंसर्न ये नहीं कि वहाँ पे एग्जैक्ट क्या होगा, ये कंसर्न कहाँ होता है जहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना होता है, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट टर्म लाना होता है। यहाँ पे ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बताना भैया आप गलत हो। कौन गलत यहाँ पे हुआ, 109 को क्या बोलो, चल झूठा तू गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आंसर हमारा होगा 109। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इस सेशन का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। मैंने लिखा है दिस टॉपिक कंप्लीटेड दिस वे, तो ये टॉपिक आपका इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। विच नंबर इज नॉट सुटेबल इन द फॉलोइंग सीरीज, बताइए गाइस कौन सा नंबर इस सीरीज में सुटेबल नहीं, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा फिट नहीं बैठता है। सबका मतलब एक ही कि कौन सा गलत है कौन सा रॉन्ग टर्म बताओ। किस क्वेश्चन को गाइस कैसे करोगे, कौन बताएगा इसको। तो आपको देते हैं अगेन, मैं टाइम दे रहा हूं आपको 10 सेकंड का, कितना 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, इसको जरा करके दिखाओ। यस गाइस जरा करो फटाफट, ठीक है डन करो। तो गाइस आप सबने क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन, 10 सेकंड क्या है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, दिखने में आपको बस बड़ा लग रहा है क्वेश्चन गाइस, कभी कभी कहते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चन होता है, साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर। हाँ एक बात और यहाँ पे याद आ गई हमको, जब यहाँ पे गाइज आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए कम से कम, और रीजनिंग में तो थोड़ा यूज होता है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो गाइज, अगर आपको मैथ में जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी जो भी मैडम सर होंगे, तो आपको सबसे पहले बोलेंगे स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। तो आई सजेस्ट एटलीस्ट आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए कम से कम, और नहीं कुछ तो कम से कम गाइज 10 तक का क्यूब, कम से कम 10 तक क्यूब तो आप याद ही कर लो कम से कम, ठीक है, ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो एनीवेज, उससे क्या होगा क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजुलाइज होने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में यही हो रहा है, ठीक है, उसमें आप कुछ बताना नहीं पड़ता। गाइज ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 का क्या है, स्क्वायर भी है क्यूब भी है। उसके आगे जरा बढ़ते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, ये गाइज बताओ क्या 6 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है,
और ये आपका देख सकते हो कि ये 11 का स्क्वायर गाइस, ठीक है। इसका मतलब हो क्या रहा है, लॉजिक यहाँ पे नहीं चल रहा है कि 1 2 3 3 3 6 6 3 9, ये मत करना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेप्ट 99 इसको छोड़ के बाकी सबके सब नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 99 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर तो सारी नंबर होती है, अगर देखो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आंसर आते हैं, स्क्वायर हर नंबर अपने आप में स्क्वायर ही निकलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो 99 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हियर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो कि CGPSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। आई होप इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी इस टॉपिक का सेंस है सीरीज से गाइस, ठीक है। सीरीज बोले तो कह सकते हो कि नंबर सीरीज गाइस, हमने सीरीज में क्या क्या देखा, स्मॉल लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज गाइस, ठीक है। तो नंबर सीरीज प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके फिनिश हो गई है। अब आपको सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दिस वे, इस तरीके से। हैंस दिस टॉपिक इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक आपका डन होता है। नाउ गाइस ये टॉपिक डन हो गया। अभी आपका लेक्चर अभी देखा है तो कहीं ना कहीं 20 या 25 मिनट का ही भी हुआ होगा। तो हमने कहा था कि आपका लेक्चर 1 आवर का होता है, नॉर्मली 1 आवर 55 मिनट, कभी कभी 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट चलाता है गाइस। तो उसके लिए प्रॉब्लम मत आप सोचो कि सर 1 घंटा 10 मिनट हो गया, आप कैसे करें, ठीक है। तो आपके लिए बड़ी बात नहीं, मैंने पहले कहा कॉन्सेप्ट आपको अगर आप मिल रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका डन हो चुका है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड फ्रेश टॉपिक गाइस, जब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड एंड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके सामने गाइस दिख रहा है, ब्लड रिलेशन, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्या, रक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त संबंध, यानी कि खून का रिश्ता, ठीक है। इसका मतलब जाहिर सी बात गाइस, जब रक्त संबंध की बात कर रहा है, खून का रिश्ता की बात करता है, नहीं कहते हैं कि ये अपने रिश्ते में रिलेटिव हैं, तो रिलेटिव कहाँ से निकलते हैं, इसका मतलब कि अपने रिलेशन में आ रहे हैं। तो जो रक्त संबंध का मतलब गाइस ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और ये टॉपिक का दें आपको, ये इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका CSET का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आपके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, हर जगह ये टॉपिक गाइस टॉप पे रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है ऐसे भी। और एक रियल लाइफ में अपने आप को, अगर हम सभी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं गाइस, जैसा आप सब लोग जानते हो कि हम सभी क्या है, सोशल प्राणी है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है। तो हम सभी का रिलेशन है, जैसे चाचा, काका, दादा, नाना, पापा, मम्मी, देवर, जेठ, जीजा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब क्या है, ये रिलेशन ही तो है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरी चाची जी हैं, बुआ, फूफा, ये लोग क्या है, रिलेशन में काउंट होते गाइस, ब्लड रिलेशन में आते हैं, यानी कि रक्त संबंध, ठीक है। अब गाइस एक सिंपल सी बात आप सभी हम लोग हमको बताइए, जो रिलेशन आपका होता है कहीं ना कहीं, अगर बात करते हैं, जैसे मैं हुआ, अपने आप को मैं मान लो, अज्यूम कर लो कि मैं हूँ, अब मैं क्या हूँ, यानी कोई भी इंडिविजुअल हो गया, तो गाइस अगर उसको देखो तो बताओ कहाँ से जनरेट, कहाँ से हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि देयर मस्ट बी मदर फादर। तो गाइस पापा मम्मी का होना कंपलसरी है, उसके बिना तो क्या बोलते संतान हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं देखा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाइस देखा जाए तो पापा और मम्मी, तो यानी एक मेरे पापा हो गए और एक मम्मी हो गए, ऑब्वियस सी बात है। यानी किसी भी बच्चे के 2 स्ट्रिंग चल रही, पापा मम्मी। तो गाइस रिलेशन बोथ साइड से चलता है। जो रिलेशन पापा की तरफ से जाता है दैट इज कॉल्ड एज पैटर्नल, आगे सारे टर्म्स आपके आने वाले हैं। और जो रिलेशन मॉम की तरफ से जाएगा मैटर्नल, जैसे मेरे पापा के भाई चाचा जी, मम्मी के भाई मामा जी। तो अब गाइस पापा, चाचा को और मामा को, इनको आप अंकल ही बोलते हो, लेकिन अब मैं कहूं, अब इसको स्पेसिफाई करके बताओ कि पर्टिकुलर चाचा को अंकल तो कहेंगे, कौन सा अंकल कहेंगे, तो बताओ चाचा मतलब कौन, पापा के भाई। तो पापा की तरफ से रिलेशन बिल्डअप हो रहा है, तो अब इसको क्या बोलोगे, पैटर्नल अंकल कहोगे, ठीक है। मम्मी की तरफ से जाएगा तो मम्मी के भाई मैटर्नल अंकल, अदरवाइज सिंपली आप दोनों को अंकल कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो रिलेशन फादर क्या होते हैं, मदर क्या होते हैं, सारी बातें हम डिस्कस गाइस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लें, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि ये मेरा फंडा रहा है और ये मेरा फॉर्मेट है मेरे लेक्चर का, कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करके चलूंगा, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, कुछ भी हाइड इसमें नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं छुपेगा आपसे, ठीक है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट करते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले मेरा फंडा है कि कितने टाइप से क्वेश्चंस आपसे गाइस पूछे जाते हैं,
पहला टाइप है पजल और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, यानी आपको पजल दे दिया जाएगा या पैराग्राफ क्वेश्चन होगा, मतलब देयर मस्ट बी 3 और 4 लाइन्स 5 लाइन्स का एक क्वेश्चन आपका होगा, पर्टिकुलर होगा। एज फादर ऑफ बी, हु इज वाइफ ऑफ सी, सी एंड डी आर डॉटर्स ऑफ ई, समथिंग लाइक दैट। तो गाइज बोलेगा बताओ ए का बी से क्या संबंध है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन आपका पजल के फॉर्मेट में होता है। सेकंड आपका होगा दैट विल बी कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कोडिंग फॉर्मेट में गाइज रिलेशन को कोड कर देते हैं, यानी कुछ सिंबल प्रोवाइड करते हैं। ये आपके बात की बात है गाइज, अभी समझ में नहीं आएगी, मैंने बस आपको बताया कितने टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। एंड थर्ड वन इज नथिंग बट इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन। आपने गाइज देखा होगा कभी न कभी, तो आपने बुक खोल के रीजनिंग की देखी होगी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अ गर्ल सेड, एक लड़के को इशारा करते लड़की बोलती है मेरे पापा के भाई के बेटे का बेटा, बताओ मेरा इससे क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। एक फोटो की तरफ इशारा करते कोई बोलता है कि सामने कमला ने विमला से कहा जो सामने फोटोग्राफ लगी हुई है ये उसके मम्मी के बेटी की क्या है, बताओ दोनों का संबंध आपस में क्या है, ठीक है, रिलेशन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन गाइज आपके आते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट आगे हम देखेंगे। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन का टाइप गाइज चाहे कुछ भी हो, चाहे पजल के फॉर्मेट में क्वेश्चन हो, चाहे कोडिंग फॉर्मेट में हो, चाहे इंडिकेटिंग टाइप पे हो, डज नॉट मैटर एट ऑल, टाइप चाहे जो भी हो। गाइज सबसे पहले स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा फंडा क्या चलता है, मैंने कहा ना कि गाइज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, ये पहले देखेंगे गाइस, ठीक है। तो चलो जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए, डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो लिखा गया साफ साफ, मोस्टली यूज्ड टर्म्स। ब्लड रिलेशन के टॉपिक को स्टडी करने के लिए गाइस कुछ न कुछ ये टर्म्स बार बार आपके सामने आएंगे, क्वेश्चंस में दिखेंगे, बार बार आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा इनसे फैमिलियर होना पड़ेगा। जनरेशन, गाइस जनरेशन क्या होती है, जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। पीढ़ी समझते हो, जैसे मैं और मेरे पापा जी, तो यानी बताइए क्या मैं और मेरे पापा जी, मेरे फादर, दोनों का जनरेशन कभी सेम होगा, नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे और मेरे फादर की जनरेशन डिफरेंट होगी। मेरे और मेरे फादर, सपोज करो कि ये मैं हूं, मान लो कि ये मैं हूं माई सेल्फ, ठीक है, ये माई सेल्फ है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे फादर यहाँ पे हो जाएंगे, ये मेरे फादर होंगे, ठीक है, यानी फादर ये हो गए। तो मेरे पापा, यानी मेरे पापा और मेरे में एक जनरेशन का गैप है, तो हम कह सकते हैं गाइज हियर इट इज 1 जनरेशन गैप। तो इस गैप को क्या बोलते हैं गाइज, देखो अगला टर्म लिखा, जनरेशन गैप बोले तो पीढ़ी का अंतर। क्या बोलते हैं इसको आप, साफ साफ बोलते पीढ़ियों का अंतर बोलते, यानी कितनी पीढ़ी का अंतर। जैसे मैं बोलूं मेरे और मेरे फादर में एक डिफरेंस होगा, 1 जनरेशन गैप होगा, वेरी गुड। मैं बताओ मेरे और मेरे दादाजी में कितने जनरेशन गैप होगा गाइज, क्या बोलोगे आप, मेरे और मेरे दादाजी में कौन आएंगे, बीच में पापा जी आएंगे, मतलब मेरे पापा के पापा। तो मेरे और मेरे पापा में गाइज क्या होगा, 1 जनरेशन गैप, मेरे पापा के पापा 1 जनरेशन। तो गाइज मेरे और मेरे दादाजी में अल्टीमेटली फाइनली 2 जनरेशन गैप, यानी कि 2 पीढ़ियों का अंतर होगा। बात समझ गए। सिमिलरली मेरे और मेरे सन के बीच, बताइए मेरे और मेरे बेटे के बीच क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए गाइज एक बात और ध्यान दो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते समय आपको आगे रियलाइज कराऊंगा, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड डज नॉट मैटर एट ऑल। आपको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने आप को पापा या मम्मी मानना पड़ सकता है। आप फीमेल हो तब भी आपको पुरुष मानना पड़ सकता है, ठीक है। मैं मेल हूं, मुझे एक लड़की एट ए टाइम मानना पड़ सकता है कि मैं एक लड़की हूं, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए, न कि हमेशा के लिए, ठीक है। बात समझे, उस चीज को हम रियलाइज करेंगे। तो इससे पैनिक मत करना कि सर मैं तो लड़का हूं, मुझे आप लड़की बना रहे हो, मैं तो लड़की हूं, मुझे लड़का, मैं तो मान नहीं सकती हूं। आपको गाइस क्वेश्चन में जस्ट लाइक जैसे मूवी आप देखते हो, तो मूवी में जिस एक्ट्रेस की क्या बोलते हैं, जो एक्ट्रेस क्या बोलते हैं, माँ का रोल करते, क्या एक्चुअल में उसकी शादी हुई होती है। बहुत सारी एक्ट्रेस जिनकी शादी नहीं हुई रहती, ठीक है, लेकिन तब भी उस मूवी में किरदार निभाती, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको मानना पड़ेगा, जस्ट रोल प्ले करो। अगली मूवी में क्या पता हो किसी की बहन बनती है, वो अनमैरिड रहती है। तो यही चीजें आपको करना है, ठीक है। तो बातें बाद में बताएंगे कैसे आपको रियलाइज करना है। ओनली गाइज, ओनली एक ऐसा वर्ड है, ये बहुत ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओनली एक ऐसा वर्ड जिसको बोलते हैं गेम चेंजर। क्या बोलते हैं, गेम चेंजर है गाइज, ये पूरा है। मतलब इस ओनली वर्ड के आते ही सारा का सारा मामला पलट जाएगा। इसको बोलते हैं इकलौता। क्या बोलते हैं, इकलौता। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे। सिबलिंग्स गाइज क्या होता है, सिबलिंग्स और कजन 2 टर्म्स और आते हैं। सिबलिंग्स को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक माँ बाप के संतान, जिसको बोलते हैं सगे भाई बहन। क्या बोलते हैं गाइज इसको, हम इसको बोलते हैं सगे भाई बहन। मैं थोड़ा हिंदी लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा और थोड़ा सा कहते हैं कि फीलिंग आए कि हाँ भाई हम रिलेशन में हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको रियलाइज होंगी।
तो अब तक आपने गाइज देखा होगा रिलेशन बहुत सारे, लेकिन हम उनको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं क्योंकि ये एज ए टॉपिक आपको स्टडी करना है, तो ये मेरा फर्ज बनता है जो फैकल्टी आपको चीज़ों को प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करवाना, ठीक है। नाउ कजन क्या होता है गाइज? कजन का मतलब बहुत कुछ होता है, ये छोटा है लेकिन अपने आप बहुत कुछ समेटे हुए। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, और कोई बच गया क्या? दिमाग लगाइए जरा। मौसेरे, मौसेरे भाई बहन, मतलब चाचा, मामा, मौसा, फुफा, ये जितने लोग होते हैं, इनके जितने बेटे बेटी होते हैं सब लोग क्या कहलाते हैं? आपके कहीं ना कहीं कजन काउंट होते हैं, जिनको चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई या बहन होता है, सबके सब कजन में काउंट होते हैं। बट वन थिंग गाइस नोटिस करिएगा, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखिएगा, आपका फ्रेंड का, जैसे मान लो कि नॉर्मली गाइस क्या होता है, इंसानियत के तौर पर हम जिसको बोलते हैं मुँह वाला भाई या बहन बोलते हैं, किसी लड़की को हमने, हमारी मान लो कोई बहन नहीं, हमने उसको बहन मान लिया, राखी बंधवाते हैं। किसी को मान लो हमने अपना भाई मान लिया, ठीक है। तो गाइस ये जो भाई मानते हैं, या जैसे हमारे दोस्त की बहन होती है, तो दोस्त के सिस्टर को नॉर्मली आप फ्रेंड के सिस्टर क्या बोलते हो? बहन ही बोलते हो, एक नॉर्मल सी बात है। तो लेकिन गाइस उसको हम क्या बोलते हैं? मानते तो हो आप, ये दिल से नहीं आप मानते हो भाई कि हाँ मैं इसको बहन मान रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त के साथ आपका जो रिलेशन होगा वो ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होगा। ऐसे आप भले उसकी बहन को बहन मानो, ठीक है, उनके भाई को भाई मानो, अपने दोस्त के भाई को, लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहो, क्योंकि आपके मन में कल को डाउट होगा, तो मैं उस डाउट को पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। और डाउट नहीं भी होगा तब भी डाउट ला के कि ये डाउट हो सकता है, ठीक है, और ये क्लियर करूंगा। स्पाउस क्या होता है गाइस? ठीक है, एक टर्म आता है स्पाउस। स्पाउस मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं एक टर्म स्पाउस, और एक और छोटा टर्म दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट्स गाइस, ठीक है। पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता या माँ बाप होता है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, स्पाउस क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, पति या पत्नी, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो कि ए है हस्बैंड और बी उसकी क्या है? पत्नी है, वाइफ है। सपोज ये हस्बैंड है और बी है इनकी वाइफ, ठीक है। तो ए और बी गाइज एक दूसरे के लिए स्पाउस कहे जाएंगे। जैसे मैंने पूछा, सपोज करो कि ए जो है बी का हस्बैंड है, तो बी उसकी वाइफ हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। मैंने पूछा हु इज स्पाउस ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर बी। मैंने कहा हु इज स्पाउस ऑफ बी, तो आप बोलोगे ए। यानी कह सकते हो कि हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है और वाइफ के लिए हस्बैंड क्या होता है? स्पाउस होता है। बात समझ गए? क्लियर फंडा हुआ। जैसे आपका फियांसे होता है गाइस, फियांसे मतलब क्या? जैसे मान लो कि मेरी शादी किसी लड़की से अगर होने वाली है, तो अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, तो मैं उस लड़की का फियांसे कहलाऊंगा और वो लड़की क्या होगी? मेरे लिए फियांसे कहलाएगी। बात समझ गए? हम दोनों एक दूसरे के फियांसे कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, फियांसे ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि अभी रिलेशन हुआ नहीं, बना नहीं है, अभी शादी हुई नहीं गाइस, होने वाली है ना, तो अभी हुई नहीं है। तो जब रिलेशन सारे कहाँ बिल्डअप होंगे? ब्लड रिलेशन में जितने रिलेशन होते हैं गाइस, सब कहीं ना कहीं क्या होते हैं? आपका देखा जाए तो सब के सब आपके कहीं ना कहीं चाचा, मामा, काका, दादा, जो भी आप बोलते हो, ये सब के सब शादी हुई थी तभी तो होते हैं। शादी के बाद ही सारे रिलेशन आपके बिल्डअप होते गाइस, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो आप फियांसे को ब्लड रिलेशन में काउंट नहीं करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म्स है इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में नाम लिया था, मैटरनल एंड पैटर्नल गाइस। ये क्या होता है? द रिलेशन ऑन मम्मी साइड, यानी मदर की साइड से जो रिलेशन माँ की तरफ से आता है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल। एंड सिमिलरली यू कैन से द रिलेशन ऑन फादर साइड इज कॉल्ड पैटर्नल। जैसे मैंने कहा ग्रैंड फादर गाइस, ठीक है, मैंने कहा ग्रैंड फादर मतलब क्या गाइस? अब अगर मैं बोलूं कि ये मेरे ग्रैंडफादर है, सामने जो इंसान खड़ा है या टेबल पे मेज पे बैठा है या चेयर पे जो बैठा है वो पर्सन क्या है? ये मेरा ग्रैंडफादर है। मतलब ग्रैंडफादर है गाइस, तो मतलब कहीं नॉर्मल टर्म हो गया। ग्रैंडफादर में आपके दादा और नाना दोनों आते हैं, दादाजी और नाना जी दोनों आते हैं, जिनको आप लोग स्टाइल में दादू और नानू कहते हो, ठीक है। ये आपकी बात है, जानते रहो फिर भी। तो दादाजी को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, नाना को भी बोलते हैं। मैंने कहा अब इसे स्पेसिफाई करके बताओ कि भाई पर्टिकुलर कौन हुआ, मैटरनल या पैटर्नल? दादा मतलब कौन? पापा के पापा। रिलेशन वाली विंग बताओ कहाँ जा रही? पापा की तरफ से जा रही है। तो गाइस दादाजी को बोलोगे क्या? पैटर्नल ग्रैंडफादर कहोगे। नाना को क्या बोलोगे गाइस? मैटरनल ग्रैंडफादर कहोगे। बात समझ गए? मैंने शॉर्टकट लिख दिया, मैटरनल ग्रैंडफादर। बात समझ गए? तो ये मत सोचना सर जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड समझ लिए ना, ऐसा मत सोचिए गलती से, ठीक है। तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा खुरापाती चलता है, जो सडन खोल के या स्किप करके देखेगा वो सोचेगा सर ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। ना भाई ना, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, मैटरनल ग्रैंडफादर है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, फादर इन लॉ। हाँ भाई, कुछ रिलेशन और भी खास होते हैं। इन लॉज, ये इन लॉज कहते हैं कि लोग आजकल स्टाइल मार के इंग्लिश में बच जाते हैं।
हिंदी बड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है गाइस, ठीक है। हिंदी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्लियर भी होता है कहीं ना कहीं। जैसे अगर आपको नहीं पता कौन सा इन लॉ है, ससुर जी हैं कि सासू माँ है कि साला है कि कौन है, तो बोल दो मीट माई इन लॉज, बोल दोगे मेरे इन लॉ से मिलो, बच गए। हिंदी में जरा बताओ कौन है, तो आप लोगों को एनालाइज करने के लिए गाइस क्या होता है, फादर इन लॉ कौन होते हैं, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर जी, क्या होते हैं। अब ससुर जी नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ जी मत ढूंढिएगा, ससुर होता है। अच्छा, मदर इन लॉ कौन होती है, सास, इसको क्या बोलते हैं, सासू माँ या सास बोलते हैं। ससुर मतलब कौन, जैसे मान लो मेरी जिस लड़की से शादी हुई तो मेरी वाइफ के जो फादर होंगे ये मेरे फादर इन लॉ कहलाएंगे। यानी पति पत्नी के लिए दोनों के जो माँ बाप होते हैं एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ होते हैं। मतलब मेरे वाइफ के जो फादर मेरे फादर इन लॉ होंगे, अब मेरे वाइफ की मम्मी मेरी मदर इन लॉ होंगी। सिमिलरली मेरी वाइफ के लिए जो होंगे, मेरी वाइफ के लिए जो मेरे फादर होंगे वो मेरी वाइफ के लिए क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे। अब मेरी जो मम्मी होंगी ये मेरी वाइफ के लिए क्या होंगे गाइस, मदर इन लॉ होंगे, यानी सासू माँ होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ब्रदर इन लॉ जानते तो सब कुछ हो, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो। ब्रदर इन लॉ गाइस क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अब ब्रदर इन लॉ का देखो इंग्लिश में मामला क्लियर है भाई। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, साला, साला को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हो। देवर, जेठ, नंदोई, नंदोई बोलते हो या गाइस नंदोई को हम जीजा जी भी बोलते हैं। नंदोई को मतलब क्या, ननद के पति को नंदोई कहते हैं। ठीक है, जीजा के और जीजा के बिहार पे स्टाइल में आजकल लोग जीजी कहते हैं। ठीक है, जबकि वो दीदी होती हैं तो स्टाइल मारते जीजी, नानू, दादू, ये सब आजकल के गाइस लेटेस्ट टर्म्स हैं। बट यू मस्ट नो अबाउट दैट कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रियलाइज करा दे रहा हूँ। नंदोई ननद के पति, और एक और होते साड़ू भाई भी होते हैं। साड़ू भाई कौन होते हैं बताइए, जिसको साड़ू बोलते हो। साड़ू मतलब कि आपके साली के वाइफ, आपके साली के हस्बैंड। ठीक है, तो साली के जो हस्बैंड होंगे आपके साड़ू होंगे, इसीलिए साली को हम सड़ुआइन भी कहते हैं, अगर जानते हो। ठीक है, सारे टर्म्स ये आपको पता होना चाहिए। खैर, सिमिलरली सिस्टर इन लॉ कौन होती है, साली, साली को भी सिस्टर इन लॉ कहते हो। देवरानी को भी कहते हो, देवर की वाइफ देवरानी जी। जेठानी कहते हो, जेठानी कौन गाइस, जैसे मान लो मैं, मेरी शादी, मैं फीमेल, अज्यूम कर लो मैं फीमेल हूँ और मेरी शादी हुई, तो मेरे जो पति के बड़े भाई होंगे वो जेठ कहलाएंगे। ठीक है, तो उनकी पत्नी जेठानी। मेरे पति के छोटे भाई कौन होंगे बताइए, वो होंगे देवर मेरे। तो मेरे अब देवर, उनकी पत्नी देवरानी जी। बात समझ गए, सब कुछ एकदम क्लियर है गाइस। ठीक है, अच्छा, साली, देवरानी, जेठानी, और एक और होता भाभी जी। भाभी जी भी क्या होती है, सिस्टर इन लॉ ही होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सीरियल आता होगा भाभी जी घर पे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सही पकड़े हैं, तो भाभी जी घर पे हैं, बिल्कुल आपका भाभी भी होता है गाइस। सो ये टर्म्स जानते रहिए, कहीं कंफ्यूज ना हो। चलिए, सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद। दामाद मतलब कौन गाइस, दामाद मतलब वो, जैसे मान लो मैंने कहा ना कि अपने आप को एज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन में गाइस, इस टॉपिक में पर्सनली चीज़ों को लेके चलोगे, अपने आप में मानोगे। अपने आप को मान लो, सामने मान लो कोई पर्सन मान लो खड़ा, उसको मान लो कि मेरा भाई है, या कुछ ना तो अपने पेन को मान लो कि मेरी वाइफ है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलना पड़ता है फॉर्म में, ताकि क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा फीमेल था, फीमेल बन गए मेल होते हुए, नहीं, बस रोल प्ले करो, आगे बढ़ो। दामाद मतलब कौन, मेरे बेटे। तो गाइस जब मेरी बेटी होगी तो मेरी बेटी के बताओ हस्बैंड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मेरे दामाद जी। ठीक है, उसी तरीके से आपको होता है डॉटर इन लॉ। ये क्या होता है बताओ गाइस, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है गाइस क्या, जिसको बोलते हैं बहू रानी, पुत्र वधू या पतोहू जिसको बोलते हो, यानी कि पतोहू, पतोह जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहू रानी कह लो या पुत्र वधू कह लो, बात एक ही गाइस। ठीक है, पुत्र वधू भी कहते हैं, यानी बेटे की क्या पत्नी, बेटे की पत्नी का क्या बोलते हैं, पुत्र वधू बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो डॉटर इन लॉ मतलब कौन, मेरे बेटे की जो पत्नी कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी पुत्र वधू कहलाएंगी। ठीक है, यानी बहू कहलाएंगी। तो ये कुछ टर्म्स गाइस थे जिसको आपको जानना बेहद जरूरी था। मैटरनल, पैटर्नल, इन लॉज कौन होते हैं, फिर आपका जो गाइस देखा है तो ओनली क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होते हैं, कजन क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स आपने गाइस देख लिए हैं, मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया। अब आपको बार बार मैंने कहा ना कि बस एक बार लेक्चर पूरी शिद्दत से देख लो, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ गाइस जितने रिलेशन मैंने बात की, जरा उन रिलेशन को प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लेते हैं। और उन रिलेशन को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कहलाता ही करना ही क्या कहलाता है, जनरेशन चार्ट कहलाता है। यानी इन जनरेशन चार्ट को कौन सा रिलेशन कौन सी जनरेशन में लाइक करेगा, जरा उसकी बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आपके यहाँ से यू। देखो मैंने यू को थोड़ा बोल्ड कर दिया जानबूझ के, ताकि रेफरेंस लेके चलें, आपके बिहाफ पे चल रहे हैं। तो गाइस आप होंगे तो आपके इक्वेलेंट जो आपकी जनरेशन में पीढ़ी में होंगे, वो कौन होंगे, आपके सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन। जब सिबलिंग्स होंगे तो कजन भी होंगे, ब्रदर इन लॉ भी होंगे,
और गाइस सिस्टर इन लॉ होंगे, ये सब के सब कहाँ होंगे, सेम जनरेशन में, एक ही पीढ़ी में लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ा सीनियर मोस्ट पर्सन की, यानी सीनियरिटी लेवल की बात करते हैं। तो गाइज आप हो तो आप तो ऐसे हमें आए नहीं, जाहिर सी बात की आप कहीं न कहीं से जनरेट हुए हो, यानी आपके मदर फादर पक्का होंगे, ठीक है। तो ये हो गए, बताओ। अब गाइज देखो ध्यान देना, अब इस बात को पकड़ना, ये है फादर पापा जी। तो जब पापा जी होंगे तो मम्मी जी मदर भी होंगी, तो अंकल भी होंगे और आंट भी होंगी। तो गाइज अंकल को क्या बोलते हो, अंकल को देखो मैंने शॉर्टकट लिख दिया है यहाँ पे, पैटर्नल अंकल और मैटरनल आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जैसे सिचुएशन बनती है गाइज, ठीक है। चलो, क्योंकि सारी चीज़ गाइज देखो अगर लिख भी देंगे तो बताओगे क्या और समझोगे क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा इंडिकेशन आपके सामने होना चाहिए गाइज, बाकी सारी बातें आप सुन के समझ जाओगे। फादर इन लॉ भी यहाँ पे आएंगे, ससुर जी, अब मदर इन लॉ बोले तो सासू माँ, ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे आएंगे। एग्जामिनेशन में जाके वहाँ सासू माँ मत लिखना कि माँ कहाँ, सर माँ तो लिखा ही नहीं था। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने कहा रिस्पेक्ट की बात होती है, तो हालांकि सास मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर के फादर क्या होंगे बताइए, पापा के पापा ग्रैंड फादर, मम्मी के पापा वो भी ग्रैंड फादर। तो पापा के पापा का बताओ गाइज क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंड फादर। मम्मी के पापा क्या होंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर। पापा की मम्मी दादी जी, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, या जिसको स्टाइल में पैटर्नल ग्रैंड मॉम भी कहते हो आप, ठीक है। सिमिलरली मम्मी की मम्मी नानी जी, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा जी, अब बात करते गाइज इसके बाद क्या, अब इनके भी पापा क्या कहलाएंगे, यानी मेरे दादाजी के भी पापा जी, अब ये हो जाएंगे महान आत्मा, बोले तो ग्रेट ग्रैंड फादर। जस्ट जोकिंग गाइज, मजाक में कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रैंड फादर, और ये हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड मदर, इसको बोलते दादा परदादा। सुने हो, पापा दादा परदादा, ये गाइज परदादा लोग हैं, ठीक है, परदादा परदादी, ये वाला हिसाब किताब। इसके आगे भी अगर उनके पापा होंगे तो गाइज इसका यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं इसके लिए पर्टिकुलर कोई टर्म लिया गया है, ठीक है। इतने से ही आपका क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो थे सीनियर लोग, अब बात करते हैं जूनियर लोगों की, बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों की बात करते हैं। अब आ जाओ जरा अपने जनरेशन के बाद वाले जनरेशन, जो आपके बाद हुए हैं। ये तो लोग कौन, आपके पापा, आपके दादा, आपके परदादा, ये लोग आपसे पहले हो चुके हैं, तब तो आप आए हो दुनिया में। अब आपकी बात करते हो आपके बाद में, तो आपके बाद में पहले आप, तब तो आपका बेटा, तो बेटा सन, फिर डॉटर बेटी। नेफ्यू का मतलब गाय तो भतीजा भतीजी, सॉरी भतीजा या भांजा होता है। नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। अगेन आई एम क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। नेफ्यू मतलब होता है आपका भतीजा या भांजा, नीस मतलब होता है भतीजी या फिर भांजी, ठीक है। चलिए, सन इन लॉ मतलब कौन, दामाद जी। डॉटर इन लॉ यानी कि बहुरानी, पुत्रवधू। ये सब के सब की जनरेशन गाइस सेम होते, एक जनरेशन में लाई करते हैं। नाउ बेटे का बेटा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रैंडसन। क्या कहलाएगा, ग्रैंडसन। और ये कहलाएगा आपका ग्रैंड डॉटर, यानी क्या, जिसको ग्रैंडसन को बोलते पोता या पौत्र बोलते हो, या फिर नाती भी बोलते हो, ठीक है। और ग्रैंड डॉटर को आप नातिन भी बोलते हो, या फिर पौत्री या पोती बोलते हो, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा जी, अब बात करते हैं बेटे का बेटा। अब इनका बेटा क्या होगा इस, अब पोता का भी बेटा क्या कहलाएगा बताइए। अब ये हो जाएगा महान आत्मा, जैसे ये महान थे वैसे भी ये भी महान होंगे, ठीक है। यानी जिसको बोलते हो क्या, ग्रेट ग्रैंडसन, जिसको बोलते पर पोता, और ये कौन है, पर पोती, ठीक है, बात समझ गए। तो गाइज इतनी जनरेशन आपकी बनती है, ये है पूरा का पूरा आपका जनरेशन चार्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम बात करते गाइज यहाँ पे देखते हैं तो ये सिबलिंग्स जो है कजन और ब्रदर इन लॉ। अब आपने एक चीज नोटिस की, मैं जहां आपको रेफरेंस लेके चला था, तो आपने एक चीज नोटिस गाइस नहीं किया होगा, आपको नोटिस करवा दूं कि यहाँ पे मैंने एरो मार्क ऊपर दे रखे थे और यहाँ मैंने नीचे। बताओ ऐसा, इसके पीछे कोई रीजन है आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों आपने कर रखा। गाइज ये शो करता है, एरो मार्क सीनियरिटी को शो करता है कि कौन किसके बाद आ रहा है। इस मतलब पापा से बड़े दादाजी, इनके बाद, इनके पहले ये, इनसे पहले ये, इनसे पहले गाइस सबसे पहले परदादा जी आए होंगे, उसके बाद दादाजी आए होंगे, उसके बाद पापा जी, फिर हम, फिर हमारा बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर उनका ही बेटा। तो बात समझ गए। तो ये शो करता क्या, जनरेशन मूवमेंट को शो कर रहा है कि कौन सबसे पहले आया। जैसे मैं, अब मेरे और मेरे बेटे में ऑब्वियस बात कि मैं बड़ा हूँगा, मैं पहले आया तभी तो मेरा बेटा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये शो करता है गाइस क्या, जनरेशन सीनियरिटी लेवल को शो करता है गाइस, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज करो देयर इज ए फादर, ये फादर है और ये सन है। आप बताना, खुद ही बताओ कौन सा डायग्राम गाइस सही है। ये सन है और ये फादर है, आप खुद जरा बताइए कि इसमें कौन सा डायग्राम को सही लग रहा है। ये आपका डायग्राम 1 है, डायग्राम 2 है, ऑब्वियस सी बात है। बताओ गई, बाप बड़ा या बेटा, बाप बड़ा, ठीक है। तो बाप का पद भी ऊंचा है, तो जिसका पद ऊंचा उसको ऊंचे स्थान पे बैठा हो। बेटा नीचे, तो यही नीचे आ जाएगा। तो गाइस पापा ये और ये सन, इसका मतलब सोचो कि सन पहले आ गए, पापा जी बाद में आए, मतलब सेकंड डायग्राम गलत है गाइस। आई होप यहां से आपको
समझ में आ रहा होगा प्रॉपर कि कौन यहाँ पे जनरेशन कैसे अलाई करी, किसको पहले आना है किसको बाद में आना है। तो गाइज जो ऊपर होता है मतलब पहले दुनिया में आया वो सीनियर है, और जो लाइन नीचे वाली नीचे लाइन जो लाइन के नीचे होता है वो हमेशा क्या होता है उसका जूनियर, यानी कि वो बाद में आया रहता है। ठीक है, बात समझ गए। चलो अब मैं जैसे मैं हूँ मेरा बेटा, तो ये सन का, इनका भी सन कौन होगा, इनके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनके ही पापा इनके ऊपर आ जाएंगे। चलो गाइज ये तो था आपका जनरेशन चार्ट। नाउ कमिंग टू द गाइज कॉन्सेप्ट। अगर हम गाइज कॉन्सेप्ट पे आने से पहले अब हम देखेंगे गाइज उस कॉन्सेप्ट का बेसिक चीज क्या है, फैमिली ट्री। गाइज अब क्वेश्चन पे हमें हिट करने वाले थोड़ी देर में, क्वेश्चन कैसे हिट करोगे उसके पीछे कॉन्सेप्ट बड़ा सा छुपा होता है। ये जितनी मैंने राम कथा बताई है ना, अगर आपको लगेगा शुरुआत में सर आपने 20 मिनट सब कुछ पूरी बात कहानी बोल डाली और सर ने क्वेश्चन तो एक भी नहीं करवाया, तो गाइज मेरे लेक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरुआत के 15 मिनट 10 मिनट आपको लगेगा सर ने कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन जो मैं 15 मिनट 10 मिनट आपको बातें बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसको ध्यान से अगर आप नहीं समझोगे या स्किप कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समझना मुश्किल होगा। क्योंकि अब मैं कहते ना कि गाइज जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है उससे पहले क्या होता है, उसकी फ्यूलिंग प्रॉपर की जाती है, प्रॉपर इंजन चेक किया था, सब कुछ किया था। जब फ्यूलिंग, तो इट्स जस्ट लाइक फ्यूलिंग। ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फ्यूलिंग कर रहा हूँ। जैसे फ्यूलिंग हो जाएगी आपकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। ठीक है, बात समझ गए, यानी हम क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ाना शुरू कर देंगे ऐसे ही हवा में। ठीक है, तो चलिए गाइज बात करते जरा टर्म्स देखो क्या दे रखा है। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। गाइज कुछ टर्म्स यानी कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, कुछ सिंबल और नोटेशन यूज करेंगे, कुछ सिंबल हम प्रोवाइड करेंगे उन चीज़ों को, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे किसी मेल कैंडिडेट को अगर हमें पुरुष व्यक्ति को शो करना है, पर्सन को, पुरुष को, तो गाइज अगर हमें किसी पुरुष को शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, उसको शो करते हैं प्लस से, या फिर उसको हम स्क्वायर से घेर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेल। जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है ए इज ए मेल, तो गाइज ए के सामने प्लस कर दीजिए, या फिर आप ए को एक स्क्वायर से घेर दीजिए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए इज अ मेल कैंडिडेट। सिमिलरली गाइज किसी महिला को या किसी लेडी पर्सन को अगर आपको शो करना है, किसी लेडी को, महिला को शो करना है, फीमेल को, तो हम सिंबल यूज करते हैं गाइज कौन सा, हम सिंबल यूज करते हैं माइनस, या फिर सर्कल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, या फिर हम एक सर्कल का सिंबल यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बी इज ए फीमेल, द बी के सामने क्या कर दो, माइनस कर दो, या फिर आप बी को एक सर्कल से घेर दो, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट गाइज। अब बात करते हैं जनरेशन का। मैंने नाम लिया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, जनरेशन का नाम लिया था गाइज। सेम जनरेशन अगर एक ही पीढ़ी को लोगों को रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट गाइज। इसको शो करने का तरीका है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैं बोलूं मैं मेरा भाई, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, गाइज इन लोगों की जनरेशन क्या होती है, सेम होती है, तो उसको शो करते हैं कैसे, हम सेम जनरेशन से शो करते हैं। अच्छा जी, अगर एक पीढ़ी का अंतर हो तो वन जनरेशन गैप। जैसे मान लो कि अगर एक पीढ़ी का अंतर को गाइज इसको शो करते हैं वर्टिकल लाइन से। कैसे, वर्टिकल लाइन शो करते हैं, वर्टिकल लाइंस मतलब एक खड़ी रेखा शो करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं और मेरे पापा, तो मेरे और मेरे पापा में बताओ कितना डिफरेंस होगा, एक जनरेशन गैप होगा। मेरे और मेरे बेटे में 1 जनरेशन गैप होगा। बात समझ गए। अच्छा गाइज अभी इन सिंबल को हम आगे यूज भी करने वाले हैं, डोंट वरी। ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक हथियार से लैस कर रहा हूं ताकि आप आराम से लड़ाई कर सको। ठीक है, यानी क्वेश्चन को आराम से हरा सको। 2 जनरेशन गैप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे गाइज, इसका सिंबल क्या होता है, इसको शो करते हैं हम कैसे, ऐसे शो करते हैं, ये है। अब गाइज जो यहां पर्सन बैठा हुआ और जो यहां पर्सन बैठा हुआ है, हमारा मुद्दा इससे है। अब कहोगे सर आपने ना तो यहाँ पे स्क्वायर किया ना तो सर्किल किया, इसका मतलब क्या समझे, तो गाइज स्क्वायर सर्किल ना करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी आ सकता है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस पर्सन। इसीलिए ना तो मैंने इसको स्क्वायर किया ना तो मैंने सर्किल किया है। गाइज इसको मैंने नॉर्मल छोड़ा, इसका मतलब हमारा कंसर्न इनसे नहीं है, मेरा कंसर्न इनसे और इनसे, इसमें और इसमें। गाइस 2 जनरेशन, एक और ये 2 जनरेशन का गैप है। जैसे मैंने कहा मेरे और मेरे दादाजी में, बताइए मेरे और मेरे दादाजी में कौन आ गए, पापा जी आ जाएंगे, तो मेरे पापा के पापा के बीच पापा जी आ गए, तो मेरे और मेरे दादाजी में 2 जनरेशन का गाइस गैप हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जैसे मैं और मेरे नाना जी, तो मेरे मम्मी के पापा नाना जी, तब गाइस ध्यान दो दादाजी में बीच में कौन, पापा जी आ रहे हैं, मतलब इस प्लेस पे पापा जी आ रहे हैं, और नाना जी में बीच में मम्मी जी आ रही थी। गाइस यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी आ सकता है ना, तभी मैंने कहा कि मेरा कंसर्न इस पर्सन से नहीं है। देखो जहाँ पे मैं एरो मार्क बार बार ये कर्सर मूव कर रहा हूँ, इनसे मतलब नहीं, मेरा कंसर्न इनसे और इनसे है, मतलब मेरे और मेरे दादाजी में अल्टीमेटली 2 जनरेशन गैप यानी 2 पीढ़ियों का अंतर है।
गाइज ये रिलेशन कहलाता है हस्बैंड वाइफ रिलेशन। गाइज हस्बैंड वाइफ रिलेशन कैसे शो करोगे, इसको शो करोगे पैरेलल लाइंस, किससे, पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन गाइज एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पे एक पर्सन का अगर जेंडर क्लियर है दूसरे का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइज, कैसे, हस्बैंड वाइफ रिलेशन को शो करते हैं पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा से। एक बार सब लोग इसको ध्यान से कम 5 सेकंड के लिए आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिए, इस पर्टिकुलर इस स्क्रीन को, और ये जो सिंबल है मैं कहूंगा कि आप लोग पेज पे कहीं पहले नोट कर लो, बिकॉज आगे हम मूव करेंगे तो इन्हीं सिंबल का यूज करके हम कॉन्सेप्ट देखेंगे गाइज। तो मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड का मौका, और आप लोग जरा इसको ट्राई कीजिए, इसको देखिए, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब ने ये टर्म देखा होगा, अच्छे तरीके से प्रॉपर विजुलाइज अपने कर लिया होगा, और आई होप अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आपने इन सिंबल्स को नोट कर लिया होगा, स्पेशली मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए गाइज, जो मैं सिंबल यूज करूंगा पर्टिकुलर मेल के लिए, तो गाइज मेल के लिए मैं रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होगा प्लस, और फीमेल के लिए मैं माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, फीमेल के लिए मैं माइनस यूज करूंगा, ठीक है। तो गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉर्मली बुक्स में जो है स्क्वायर और सर्कल ही मिलता है, प्लस माइनस बहुत रेयर मिलता है, कहीं कहीं मिलता कहीं नहीं, लेकिन ध्यान रखना गाइज, जब भी कॉम्बिनेशन बनाना मेल फीमेल का, या तो प्लस माइनस का बनाना या फिर स्क्वायर और सर्कल का बनाना फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन गाइज, ठीक है। तो मैं यूज करूंगा प्लस और माइनस, क्योंकि कौन जाए इतना बड़ा स्क्वायर बनाने, प्लस छोटा बना दो मेल हो गया, छोटा सा माइनस कर दो आपका फीमेल हो गया, ठीक है। तो वी विल यूज फर्दर फॉर मेल एंड फीमेल प्लस एंड माइनस सिंबल्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चलो आगे गाइज हम बात करते हैं। ये तो था आपका क्या जनरेशन क्या होता है, सेम जनरेशन क्या होता है, क्या सिंबल यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ कैसे शो करते हैं। अब गाइज इसके बाद ये देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट अब ये है, अब इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, विदाउट स्किपिंग, ठीक है। ये जो कुछ केसेज है, इन केसेज को हम डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं कैसे चीजें आगे मूव करती बढ़ती हैं, ठीक है। तो गाइज 6, 7 या 8, 9 केस आपके सामने हैं। एक्चुअल में केस क्या है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और अल्टीमेटली यही सब यूज करके हम क्वेश्चन को कैरी करेंगे। तो गाइस सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ये मान लो कि 10 मिनट या घंटे सवा घंटे का लेक्चर हो सकता है, तो गाइस थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बिहार पे कुछ क्वेश्चन में तो आपको आना चाहिए। देखो गाइस, पहला है 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर अगर हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, उसको शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एज फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है, तो गाइज बताओ ए फादर है कि बी, फादर कौन, ए, बताओ फादर किसके लिए यूज किया गया गाइज, ये यूज किया गया कहीं ना कहीं, ये किया गया ए के लिए। तो गाइज ये जो केस डिस्कस करेंगे अब यही बनेगा आपका फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब जो हमने सिंबल आपको यूज करने के लिए बताया, 1 जनरेशन गैप कैसे करते हैं, 2 को कैसे करते हैं, तो गाइज इसके बाद फैमिली ट्री का मतलब ही होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना ही कहलाता है क्या, फैमिली ट्री कहलाता है, यानी डायग्राम बनाना सबसे पहले। अगर आपका गाइस डायग्राम बन गया समझो 90% काम आपका हो चुका, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन केसेज को प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फादर वर्ड बोला गया किसके बताओ, जो फादर का इस्तेमाल किया गया गाइस कहीं कहीं ए के लिए किया गया है, तो ए फादर है, तो गाइस ए का जेंडर प्लस हुआ, किसकी वजह से, ए अपने आप से नहीं हो गया, इसके लिए फादर वर्ड इस्तेमाल किया गया। फादर का मतलब क्या होता है, मेल कैंडिडेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप गाइज फीमेल, अगर मैंने कहा एज मदर ऑफ बी, तो गाइज ए का जेंडर फीमेल होता, तो ए बी का जब फादर है तो ऑब्वियसली बी इसका सन या डॉटर होगा। तो गाइज ए फादर है तो फादर का स्थान ऊंचा, बी उसका सन या डॉटर होगा। तो गाइज 1 जनरेशन गैप ए और बी में हो रहा है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अभी जस्ट आपने देखा हम एक वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, आपने यहाँ पे देख रखा, ठीक है। तो गाइज वर्टिकल लाइन हमने यूज कर दिया और आपका बन गया क्या, ये कहीं न कहीं आपका बन गया क्या, देखा जाए तो ये बी का फादर हो गया, तो ए और बी में एक पीढ़ी का अंतर हो गया। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर है, नहीं सर। तो क्या बताओगे बी के बारे में, CND। CND का मतलब होता है गाइस, ध्यान रखिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया था CND से दोस्ती कर लो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कन्फर्म नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। चलो भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे बी का जेंडर कहोगे सर प्लस या माइनस, हाँ प्लस या माइनस में से ही कोई एक होगा, बी ए का सन या डॉटर ही होगा, लेकिन इस लाइन से कहीं भी कंफर्म नहीं हो रही है एज फादर ऑफ बी से कि बी का जेंडर गाइस क्या है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 2 जनरेशन गैप, अगर 2 पीढ़ी का अंतर हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे आप, तो बोला गया पी इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, पी ग्रैंड मदर किसकी, क्यू की है। तो गाइस पी ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर मतलब कौन, फीमेल,
पी किसकी, क्यू की है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू इसका सन या ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा। तो बताओ गाइस पी और क्यू में कितनी जनरेशन गैप हो गया, ऑब्वियसली 2 जनरेशन का गैप। और 2 को हम कैसे शो करते हैं गाइस, ऐसे शो करते हैं। आपने जस्ट देखो यहाँ पे देखा भी होगा कहीं कहीं, ये देखिए आपका 2 जनरेशन गैप का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे कौन आएगा, इस क्यू आ जाएगा। बताइए क्यू का जेंडर यहाँ पे क्लियर है, नहीं क्लियर है। होने को ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा, लेकिन हमको नहीं पता है। क्या कहोगे सर, CND क्यू का जेंडर कंफर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड केस इज सेम जनरेशन, अगर एक ही पीढ़ी हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे गाइज। जैसे फॉर एग्जांपल एज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो गाइज ए बी का भाई होगा तो ए का जेंडर प्लस, किसकी वजह से, इस ब्रदर वर्ड की वजह से। किसके लिए बोला गया, ए के लिए बोला गया है। तो गाइज जब ए बी का भाई होगा तो ऑब्वियसली बी इसकी ए की बहन या भाई होगी, ठीक है। तो ए और बी का जनरेशन सेम, और सेम जनरेशन को हम कैसे शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करते हैं। गाइज यहाँ पे बी हो चुका, और गाइज बी का जेंडर प्लस माइनस CND कंफर्म नहीं है, तो क्या बोलोगे, बी ए का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। गाइज ए का कंफर्म है कि ए बी का भाई है ना, लेकिन बी का कंफर्म नहीं है। ए बी का ब्रदर है, बट बी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, बी कुछ भी हो सकता है। नाउ गाइज मैंने कहा था थोड़ी देर पहले क्या, कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पे एक पर्सन का जेंडर अगर क्लियर है, दूसरे का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए हस्बैंड ऑफ बी, गाइज ए बी का हस्बैंड है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ए बी का हस्बैंड है तो बी उसकी वाइफ होगी। गाइज हस्बैंड वाइफ को शो कैसे शो करते हैं, पैरेलल लाइन शो करते हैं। तो गाइज जब ए बी का हस्बैंड है तो ऑब्वियसली इट्स ऑटोमेटिकली बी का क्या होगा, जेंडर फीमेल, क्योंकि बी ए की वाइफ कहलाएगी। कंफर्म गाइज, ठीक है। मैंने कहा बी ए का वाइफ है, तो जब बी ए की वाइफ, ए उसका हस्बैंड कहलाएगा। तो यही एक ऐसा रिलेशन गाइज, एकमात्र रिलेशन है, एकमात्र ओनली ऐसा रिलेशन जहां पे एक पर्सन का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार ध्यान रखिएगा, जब आप लोग लेक्चर देखेंगे तो कोशिश करिएगा इसको पेन कॉपी लेके बैठे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। आगे देखिएगा, कुछ केस और है। हाँ मैंने कहा ना गाइस, ओनली बहुत ही खतरनाक वर्ड है, गेम चेंजर। जहां ओनली लगेगा कहीं ना कहीं गेम को चेंज करेगा, तो ध्यान रखिए गाइस, ये मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ओनली वाला, इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी को स्टार मार्क कर रहा हूं, यानी कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिए। ओनली चाइल्ड, ओनली सन और ओनली डॉटर। जैसे मैं बोलूं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप का इकलौता चाइल्ड हूँ, बच्चा हूँ। गाइस चाइल्ड मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बताओ, और मैं बोलूं आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैंने कहा आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। बताइए मेरे कितने भाई या बहन होंगे गाइस, क्या बताओगे आप, बोलोगे मेरे पास कोई भी भाई बहन नहीं होगा, मतलब मैं अपने माँ बाप का बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक है, मतलब मैं अकेली संतान होऊंगा, तो कहलाऊंगा क्या, ओनली चाइल्ड। बात समझ गए। मैंने बोला आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं बोलूँ अगर मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ तो मतलब क्या कि मेरा कोई भाई नहीं होगा, बहन जरूर होगी, ये ध्यान रखिएगा, हो सकती नहीं, होगी कंफर्म। और अगर ओनली डॉटर गाइज होगा तो मैंने कहा अगर मैं अपने माँ बाप की ओनली डॉटर हुई तो मेरी कोई बहन नहीं होगी, लेकिन भाई अवश्य होगा, एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, ठीक है, 1 होगा, कम से कम एक, उसके बाद 2 3 4 जो भी हो, इससे कोई बात नहीं है, ये मैटर नहीं है, लेकिन होंगे अवश्य गाइज, ठीक है। तो ध्यान रखिए गाइज, फॉर मोमेंट लेट सपोज वो बच्चा मेल भी हो सकता है और वो बच्चा फीमेल हो सकता है। मान लो बच्चा मेल है, पुरुष है, तो उसका ना कोई भाई होगा ना कोई बहन होगा, वो बच्चा बिल्कुल अकेला होगा, मैंने क्रॉस कर दिया। फॉर मोमेंट मान लो बच्चा फीमेल हुआ तो उसकी कोई बहन नहीं कोई भाई नहीं, अब बिल्कुल अकेला होगा, अपनी पीढ़ी में बिल्कुल अकेला होगा, अपने माँ बाप का बिल्कुल अकेला होगा, ये कहलाएगा ओनली चाइल्ड। बात समझ गए। अब बात करते हैं ओनली सन कहा गया तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जेंडर प्लस ही होगा, ओनली सन। तो जैसे मैंने कहा आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा कोई भाई तो नहीं होगा लेकिन बहन अवश्य होगी, ये नहीं कि 3 होगी, होंगी जरूर, कम से कम 1 होगी, उसके बाद 2 3 4 जो भी हो, लेकिन होंगी जरूर, इट्स कंफर्म। ध्यान रखिएगा। ओनली डॉटर की बात करते हैं तो गाइस फीमेल यानी डॉटर है तो उसकी कोई बहन नहीं होगी लेकिन भाई अवश्य होंगे। बात समझ गए। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक गलती करते आ रहे हो, सपोज करो कि आप फीमेल हो और आप जो अपने माँ बाप के इकलौते बिल्कुल हो, तो आप अभी तक आपने शायद गलती की होगी आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, अब से आप बोलेगा आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स अगर आप अकेले हैं तो। अगर आपने ओनली डॉटर कह दिया तो सामने वाला तुरंत पूछेगा आपसे टपाक से, बताइए मैडम हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो बोलोगे भाई बड़ा स्टूपिड पर्सन है। तो
मैंने बोला आई एम द ओनली डॉटर, तो गाइस गलती किसकी है? आपकी गलती, क्योंकि आपने ओनली डॉटर बोला तो मैं यही नहीं समझूंगा कि मतलब आपकी कोई बहन नहीं, मतलब भाई पक्का है। ठीक है, बात समझ गए? सो अगर आप अकेले हो तो ओनली चाइल्ड बताना, ना कि आप ओनली डॉटर या सन बताना गाइस। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट केस है ओनली ब्रदर एंड ओनली सिस्टर। कैसे? एज ओनली ब्रदर ऑफ बी। गाइस एग्जांपल लिया हमने क्या? एज ओनली ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ओनली ब्रदर है, मतलब क्या? ए बी का ओनली ब्रदर, सेम जनरेशन, शो करेंगे ऐसे। लेकिन गाइस ध्यान रखना, बी का जेंडर क्लियर होगा क्या? बिल्कुल नहीं क्लियर होगा गाइस। अगर ए बी का ओनली ब्रदर मतलब क्या? जैसे मान लो मेरी सिर्फ एक बहन है और मैं हूं, हम सिर्फ एक भाई और एक बहन है, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम द ओनली, सपोज मेरी बहन का नाम मान लो कि रीता है, तो आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ रीता। ठीक है, अब मान लो मेरा कोई भाई हुआ मान लो और बहन नहीं है, मान लो हम दो भाई सिर्फ हैं, तो आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ विजय। मान लो मेरे भाई का नाम विजय, तो आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ विजय हो गया इसका मतलब। तो इसका मतलब गाइज मैं अगर ओनली ब्रदर बोलता हूँ, इट मीन्स व्हाट? कि मेरा जो सामने वाला कैंडिडेट है, जो सिबलिंग है, वो ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका जेंडर आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। सिमिलरली गाइज सेम केस गो विद द ओनली सिस्टर, एज ओनली सिस्टर ऑफ बी, ए का जेंडर फीमेल, तो गाइज सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन, बट बी का जेंडर गाइज कुछ भी हो सकता है, आप उसको क्या बोलोगे? सीएनडी बोलोगे। तो गाइज ये था पूरा का पूरा आपका केस। मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं गाइज। केस नंबर 1 था 1 जनरेशन गैप, 2 जनरेशन, सेम जनरेशन, हस्बैंड वाइफ। उसके बाद गाइज आपने ओनली का सारा केस देखा। ध्यान रखना ओनली के केस को अच्छे तरीके से माइंड में आप सेट कर देना। नाउ कमिंग टू द गाइज, अब हम बात करते इन्हीं अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके, ये मैंने आपको हथियार पूरी फीलिंग कर दी, अब हम उड़ेंगे, यानी हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी गाइज। ठीक है, तो चलो नाउ गाइज कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग जरा क्वेश्चन की रीडिंग मारो, आपको मौका दे रहे हैं 2 मिनट का, जैसा सब लोग ट्राई करो, एक बार देखो कैसे इस क्वेश्चन को डन करेंगे। ठीक है, करके जरा दिखाओ, ट्राई करो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका पजल टाइप या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी अब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर चुके हैं। तो मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सेशन गाइस लेंदी किया है, जो इतना लंबा चौड़ा मैंने अभी तक आपको कहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा स्पीच दिया है, या यूं कह लो कि अभी आपको स्पीच लगेगा कि सर क्या इतना देर से आप जो बताया जा रहा कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, अब तो आप उड़ने वाले हो, समझ लो कि समझो मैंने आपको पूरा लैस कर दिया, हथियारों से मैंने आपको लैस कर दिया गाइस। ये देखो यहाँ पे मैंने कहते हैं कि मैं आपको जानबूझ के आंसर दे रखा हूँ, लेकिन तब भी आप आंसर निकालना मुश्किल होगा गाइस। ठीक है, क्योंकि सर ने आंसर भी हमको दे दिया, ध्यान दो कैसे गाइस, उसकी वजह थी एज मदर ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करो गाइस? अब हमें बनाना है, सबसे पहला काम क्या होगा? फैमिली ट्री। यानी अगर आपको फैमिली ट्री बनाने आ गया तो समझो आपका 90% काम गाइस डन हो गया। और फैमिली ट्री होता क्या है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, यही डायग्राम बनाना किसी भी क्वेश्चन का। तो डायग्राम बनाने के लिए अब आपको जरूरत पड़ेगी उन्हीं जो मैंने अभी 9 केसेज आपको डिस्कस किए, ध्यान दो इधर देखो फिर से, ये जो मैंने ओनली चाइल्ड, ये जो 1 से लेकर 9 तक जो मैंने केस डिस्कस किए हैं, मैंने कहा था कि एक्चुअल में गाइस ये केस नहीं है, ये केस के साथ साथ कर सकते हो कहीं न कहीं, क्या ये कॉन्सेप्ट है, और कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। और सबको मिला के कंबाइन कर दोगे तो देखो पजल या पैराग्राफ मतलब क्या? 3, 4, 5, 6 लाइन का एक कॉम्बिनेशन, ये क्या कहलाता है गाइस? पजल या पैराग्राफ इज व्हाट? वर्ड से मिलके बताओ क्या बनता है गाइस? लेटर से मिलके बनता है वर्ड, वर्ड से मिलके बनता है आपका, जानते हो सब लोग, सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलके बनता है गाइस आपका बताओ क्या? पैराग्राफ बनता है। तो पजल इज पैराग्राफ मतलब क्या? सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट्स या कहते हो कि लाइन्स जो होती हैं। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ देख लो साफ साफ 2 से 3 लाइनें हैं, 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। तो आपको बताना एज मदर ऑफ बी, तो रिलेशन ए का डी से बताना हो तो बात की बात है। पहले डायग्राम बनाओ, कैसे? इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की मदर है, बताओ भाई किस सॉल्व करोगे? ए इज मदर ऑफ बी मतलब ए बी की मदर है, हाँ सर मदर है। तो गाइस जब मदर का मतलब क्या है? फीमेल होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक पहले कर रहे हैं, क्या? ए बी की मदर है मतलब ए का जेंडर क्या हो गया? फीमेल हो गया, ए बी की मदर हो गई। ठीक है, आगे बोला कि सीज ए सन, गाइस सीज ए सन कहो चाहे सी द सन ऑफ ए, ध्यान रखना, सीज ए सन कहो चाहे इसको बोलो सी इज द सन ऑफ ए, गाइस बोथ आर सेम, सी ए का बेटा है, या सी ए सन गाइस अपॉस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, इसका मतलब एक का होता है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर सेम, ध्यान देना गाइस, सी इज द सन ऑफ ए कहो चाहे सी इज ए सन कहो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर द सेम। ठीक है, तो सी ए का बेटा है, तो गाइस जब सी ए का बेटा हो तो ऑब्वियसली बी का सिबलिंग होगा, तो सी ए का सन हो गया, हाँ जी सर हो गया।
सन की वजह से प्लस किया, लेकिन अभी तक हमने बी का जेंडर नहीं किया। गाइज यही ध्यान देना, कहते ना जितना कहेंगे उतना करना है, न ज़्यादा न कम, जितना कहे टू द पॉइंट फॉलो करो, आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है, और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अभी तक हमें बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, अभी तक हम मेंशन कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक नहीं कहेगा नहीं आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है। भाई डी का तो पता ही नहीं है, छोड़ दो, आगे कनेक्ट करो चीजों को, अभी इस लाइन को स्किप कर दो। ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की डॉटर है, ई डॉटर बी की, तो ऑब्वियस सी बात है गाइज क्या होगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। अब आई होप आपको डायग्राम बनाने आ रहा होगा गाइज, जब अगर बोलता ई द फादर ऑफ बी तो ई यहाँ पे आता, बात समझ गए। तो जिसका पद ऊंचा वो ऊंचा रहेगा, जिसका पद नीचे वो नीचे रहेगा। तो गाइज जब ई डॉटर, तो ऑब्वियस बात है ई का स्थान बी से नीचे ही तो होगा, ताकि जिंदगी में कभी आप मत भूलो गाइज। इसलिए पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही काम घुमा फिरा के करना है। जब मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में लेक्चर, आप ध्यान देना, आज के लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया तब ब्लड रिलेशन का, तब मैंने एक बात कही थी, जब मैं बता रहा था कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो मैंने कहा था कि गाइस चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, डायग्राम बन गया, समझो 90% काम आपका हो चुका, ठीक है। तो ये है आपका असली मुद्दा। अब बोला डी द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, तो भाई डी ई का भाई है तो डी ब्रदर ई का हो गया। अब ये नहीं कहो कि सर डी यहाँ बना दे, तो गाइस यहाँ भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, जनरेशन सेम है, तो कहीं बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बी का जेंडर क्लियर हुआ नहीं सर, तो क्या बोलोगे, बी का जेंडर सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो पूछा क्या गया, तो ये जो पूरा डायग्राम यहां से लेकर यहां तक आपका बना है ना, दिस इस डायग्राम इज एज ए होल इज कॉल्ड एज फैमिली ट्री, इसी को हम बोलते हैं क्या, फैमिली ट्री बोलते हैं। अब डायग्राम बन गया, आप बन गए हीरो, क्या बन गए, अब आप बन गए समझो हीरो, समझो आप जवाब दे सकते हो। क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन है, ए का डी से रिलेशन पूछा गाइस, और ये डी यहाँ पे क्या था बताओ, भाई था किसका, ई था, साफ साफ बोला गया है। बताओ ए ने कहा, देखो ध्यान दो गाइस, अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ए का डी से रिलेशन पूछा है, ध्यान दो। अब यहाँ पे गलती गाइस, कुछ लोग कहेंगे सर ए का डी से पूछा है, डी का ए से पूछा है, तो क्या दोनों में सर क्या फर्क पड़ता है, भाई बहुत फर्क पड़ता है। जिसमें मैं बोलूँ मेरा आपसे क्या रिलेशन है, क्या बताओगे, मैं आपका क्या लग रहा हूं, तो बोलोगे सर आप मेरे फैकल्टी हो, टीचर हो। आपका मुझसे क्या कनेक्शन, क्या रिलेशन, आप मेरे स्टूडेंट हो, बात समझ गए। मैं आपका टीचर या फैकल्टी और आप मेरे स्टूडेंट, यानी मेरा आपसे टीचर का रिलेशन है और आपका मुझसे स्टूडेंट का रिलेशन है। अब आप समझ सकते हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है गाइस, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। वैसे ही ए का डी से रिलेशन और डी का ए से रिलेशन गाइस, बोथ क्वेश्चन आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मन ही मन ये क्वेश्चन करना, ए ने कहा डी से, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइस, अपने मन ही मन करना, चिल्लाने का नहीं, मन ही में बोलना कि ए का डी से पूछा, तो ए ने कहा डी से, हम आपके हैं कौन। अब जब ए पूछेगा डी से तो डी को रिप्लाई करना पड़ेगा, जब डी रिप्लाई जो करेगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। तो जैसे ही आपने कहा, ए ने कहा डी से, हम आपके हैं कौन, अब जब डी रिप्लाई करने की बारी, एज्यूम योर सेल्फ दैट यू आर इन द प्लेस ऑफ डी, आप मान लो कि आप ही वहां पे डी हो। अब जो डी का जेंडर होगा, ऑब्वियस बात, जब आप डी की जगह अपने आप को एज्यूम करोगे तो कहीं ना कहीं डी का जो जेंडर होगा वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। चाहे आप भले ही रियल में मेल हो फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता है। डी का जेंडर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस मानना पड़ेगा, मतलब आप एक पुरुष व्यक्ति हो, चाहे भले ही फीमेल हो, आपको मान लो फॉर दैट मोमेंट ओनली कि आप एक पुरुष हो। मैंने कहा ना कि आपको रोल प्ले करना है गाइज, तो अभी मत कहो सर मैं तो फीमेल हूं, मैं क्यों अपने आप को प्लस मानूं, आपको मान के चलना पड़ेगा गाइज, ठीक है। जस्ट टू डू द क्वेश्चन, जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा जी, तो ए ने कहा डी से, हम आपके हैं कौन, तो डी क्या बोलेगा, आप मेरे ये पापा या मम्मी हो गए। तो भाई यही तो, एक काम करो इसको अलग कर लो, इस सेक्शन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसी में किसको कोई इश्यू है भाई बताओ, नहीं ना, यही तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, यही तो मेरा डायग्राम है, बाकी से तो क्या फालतू चीजें यहाँ पे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो गाइज ये भी अलग नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं आपको अलग करके दिखाता हूं। तो डी ने क्या कहा, आप मेरे मदर या फादर के मदर हो। बताओ, मेरे मदर यानी मेरे या फादर, मेरे पेरेंट्स की मदर मेरी क्या कहलाएंगी, ग्रैंड मदर कहलाएंगे गाइज, तो ग्रैंड मदर कहलाएंगी, ये हो जाएगा आपका ग्रैंड मदर इज द बेस्ट आंसर हियर। अब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो ए का डी से कनेक्शन बोला तो डी ने क्या बोला, आप मेरे पेरेंट्स के यानी आप मेरे पापा या मम्मी की मम्मी हो, तो कह सकते हो कि मेरे क्या ग्रैंड मदर हो। बात समझ गए? तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा गाइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, देखिए कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, एज ब्रदर ऑफ बी। सॉल्व करो भाई, ए बी का ब्रदर है, तो गाइस ए बी का ब्रदर है तो ए बी का आपका ब्रदर हो गया। आगे बोला गया है सी डीज फादर, वही सी डी का फादर है, अभी पता नहीं, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ईज बीज मदर, ई बी की मम्मी है, तो ई बी की मम्मी है तो ऑब्वियस बात है ई का प्लेस ऊपर हो जाएगा कंफर्म, और दोनों में एक जनरेशन का गैप हो गया, 1 जनरेशन गैप। ये भी लाइन डन, ये भी डन हो गई। ए एंड डी आर ब्रदर्स, बहुत बढ़िया, ए और डी भाई हैं, तो ए और डी भाई भाई, तो ए का जेंडर ब्रदर तो था, ए और डी भाई, तो डी का भी जेंडर प्लस हो गया क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। अच्छा, एक लाइन छूट रही गाइस, कौन सी बताओ, सी डीज फादर, सी डी का फादर है। जब सी डी के फादर है गाइस, ध्यान दो, अब ये ई की संतान बी भी है और ये सब सिबलिंग्स हैं, तो ऑब्वियस बात है ई की संतान ए बी और डी सबके सब इसी के बेटे बेटियां हैं जो भी हैं। तो बोला गया सी डी का पिता है, तो गाइस जब सी डी का पिता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब सी डी का पिता तो ऑब्वियस सी बात है कि डी इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, डी ई का हस्बैंड हो जाएगा गाइस, डी और ई क्या होंगे, इनके पेरेंट्स हो जाएंगे। कहीं भी बताओ बी का जेंडर क्लियर हो पाया इस पूरे लाइन में, पूरे स्टेटमेंट में? नहीं, पूरे पैराग्राफ से कहीं भी बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब क्या पूछा गया, ई का सी से रिलेशन बताओ भाई, ई सी के क्या लग रहे हैं, लग रही हैं, तो ई ने कहा सी से हम आपके हैं कौन। मैंने कुछ गलती की है गाइस, क्या ध्यान रखो, रुको तो जरा। ए बी का ब्रदर है, ठीक है, आगे सी डीज फादर। अच्छा, माई मिस्टेक गाइस, पढ़ने में गलती हो गई, आई एम सॉरी एक्सट्रीमली गाइज, यहाँ पे सिली मिस्टेक देखो, छोटी सी मिस्टेक देखो गाइज। अब ये गलती मैंने जानबूझ के तो नहीं की, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हमारी तरह हो, तो गाइज ये गलती जानबूझ के नहीं की, ये गलती आपसे हो जाती, सो बी केयरफुल। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे सी को बोला गया डी का फादर, मैंने डी गलती से पढ़ लिया था। ठीक है, तो गाइज सी डी का फादर था, सी ऑब्वियसली इसका हस्बैंड होगा। क्या पूछा गया है, ई का सी से रिलेशन, ई ने कहा सी से हम आपके हैं कौन, तो ये बोलेंगे तुम मेरी क्या हो, प्राण प्रिय हो। क्या हो, प्राण प्रिय, यानी कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, धर्म पत्नी। तो आंसर क्या होगा, डी यानी वाइफ। तो गाइज ई सी की क्या लगेंगी, वाइफ लगेंगी। तो सी ने कहा ई से हम आपके हैं कौन, तो ई क्या बोलेंगी, आप, मैं आपकी पत्नी हूँ, वाइफ हूँ। बात समझ गए? चलो गाइज अगला क्वेश्चन आपका जो है आज के सेशन का, आज के टॉपिक का, टॉपिक तो नहीं कहोगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और साफ साफ लिखा टू बी कंटिन्यूड। गाइज इस क्वेश्चन करके सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि गाइज बहुत लेंथी सेशन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम अगले सेशन में, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं। पी एंड क्यू और मैरिड कपल, बहुत बढ़िया, पी और क्यू मैरिड कपल है, यानी कैसा, ऐसा कुछ सीन होगा आपका। अब ये नहीं पता पी कौन है, हस्बैंड कौन वाइफ है, नहीं मालूम है, जेंडर क्लियर हो तो मामला क्लियर हो जाएगा। अगर बोलते पी एक मेल कैंडिडेट, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। देखते हैं, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स वाई भाई है, आगे पढ़ो। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ पी, बहुत बढ़िया, अगर x जो है p का भाई है तो गाई y है, चलो भाई प्लस। अच्छा, देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ y टू q, और साफ साफ बोला गया x एंड y आर ब्रदर, x और y भी भाई हैं, तो गाई ऑटोमेटिकली y भी यहाँ पे आ जाएगा, x और y भाई हो गया। चलो भाई डन हो गया, तो x और y भाई हो गया, x भी भाई, y भाई और p के भाई। अच्छा जी, क्या बोला गया है, देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ y टू q, y का q से पूछा है, यानी इनका रिलेशन इनसे पूछा है। किसका पूछा, y का q से कनेक्शन पूछा, गाइस ध्यान रखना। तो y का जब q से पूछा है तो y ने कहा q से हम आपके हैं कौन, तो q क्या बोलेगा, आप मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के भाई हो। अब ध्यान रखो गाइस, इसके दो आंसर आएंगे। कैसे होने को, तो इंग्लिश से ब्रदर इन लॉ आपका हो चुका गाइस, ब्रदर इन लॉ आपका आंसर हो चुका, लेकिन ध्यान दो फॉर मोमेंट सपोज करो कि q का जेंडर फीमेल है, सपोज करो, तो p ऑब्वियसली मेल होगा, जाहिर सी बात मेल होगा। अब इसके बिहाफ पे बताओ क्या करोगे, लेटेस्ट से, मैंने कहा से एज्यूम कर लो कि मान लो क्यू फीमेल है फॉर मोमेंट, तो क्या बोला, वाई का क्यू से पूछा, वाई ने कहा क्यू से हम आपके हैं कौन, तो क्यू क्या बोलेगी, आप मेरे हस्बैंड के भाई हो। तो बताओ भाई, अपने आप को मान लो कि आप ही क्यों हो, आपकी शादी हो चुकी फीमेल हो, तो मेरे हस्बैंड का भाई मेरा क्या लगेगा, या तो देवर या तो जेठ। क्या लगेगा गाइस, इसके बिहाफ पे आंसर आएगा क्या, देवर होगा अगर छोटा भाई होगा, बड़ा होगा तो जेठ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ के बिहाफ पे जाती है तो फर्स्ट अप्रोच, फॉर मोमेंट सपोज करो मैं इंक चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
सपोज ये आपका मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो अब वाई ने कहा कि उसे हम आपके हैं कौन, तो क्यों क्या बोलेगा, आप मेरी वाइफ के भाई हो, तो मेरी वाइफ का भाई मेरा क्या लगेगा, साला लगेगा, क्या लगेगा, साला। तो गाइस साला हो चाहे देवर हो चाहे जेठ हो, इन सबको एज ए होल इंग्लिश में क्या बोलते हो, इसको, इन सबको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हो। आई होप अब आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी जो मैंने अच्छा खासा आधे घंटे का करीब करीब टाइम दिया पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में, बताने में। साला क्या होता है, देवर क्या होता है, जेठ क्या होता है, जनरेशन चार्ट क्या होता है, फैमिली ट्री क्या होती है, ये सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई गाइज। आई होप अब आपको ये जो आप उड़ पा रहे हो ना, या जो क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो ना गाइज, कहीं न कहीं इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आई गारंटी अगर जो लोग ये लेक्चर नहीं प्रॉपर देखेंगे, उन्हें लगता है कि चलो सर अगला लेक्चर देखेंगे, ब्लड रिलेशन हम कर ले आएंगे, गाइज क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं और कहीं न कहीं आप मिस्टेक्स करोगे और एग्जाम में भी गलती करके आओगे। सो आई होप जो लोग इसको देखेंगे, इस सेशन को प्रॉपर देखने के बाद ही गाइज अगला लेक्चर आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब विदाउट फेल, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी स्किपिंग इवन ए सिंगल सेकंड आप पूरा प्रॉपर लेक्चर गाइज एक बार देख रहे हो दिल से, बड़े आराम से आपका कॉन्सेप्ट रीजनिंग का क्लियर हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलो गाइज यहीं पे आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैंने साफ साफ लिखा टू बी कंटिन्यूड, मतलब क्या होगा, ये टॉपिक आपका आगे भी चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ गाइज। हाँ, चूंकि सेशन लेंदी हो रहा गाइज, सो वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन, और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अभी तो लेवल आपका जस्ट 0 से मैंने स्टार्ट किया गाइज, ठीक है। तो चलो आई होप गाइज आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना और इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखना। सो गाइज यहीं पे एंड करते सेशन को, और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से गाइज करो, ठीक है। आई होप मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।